कैसे हो गाइस, स्वागत है आप सभी का वापस से एक न्यू वीडियो के अंदर। तो आप लोगों की डिमांड के ऊपर आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले एक न्यू नोवेल, जो कि वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल। जो नोवेल है इसे भी उसी सेम राइटर ने लिखा है। इसने परफेक्ट वर्ल्ड और श्राउडिंग ऑफ हेवन एंड टॉम ऑफ द फॉलन गॉड जैसी नोवेल्स को लिखा है। इस वक्त तो मुझे ये चीज क्लियर नहीं है कि जो नोवेल है ये सेम यूनिवर्स से बिलोंग करती है कि इसका कोई और यूनिवर्स है। फिलहाल के लिए जो डाउन हुआ है, इसका जो ट्रेलर था वो आया था 1 साल पहले। 1 साल पहले से इसकी हाइप बनी हुई है। हाइप का कारण है शायद से ये लड़की। सच्ची बोलो तो ये सही में दिखने में काफी ज्यादा सुंदर है। इसी लड़की के जितने भी फॉलोअर्स है उन्हीं सब ने इस नोवेल की काफी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी थी। फाइनली अब ये रिलीज हो चुकी है। सबसे पहले हम इस नोवेल के जो पहले 2 एपिसोड रिलीज हुए हैं उनका एक छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देंगे। बिकॉज डिटेल के अंदर ऑलरेडी आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। वो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोगों को एक एशियन टेम्पल देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर हमें एक बुढ़ा एंड एक लड़की देखने के लिए मिल सकती थी। एंड इसी के साथ काफी सारी एशियन स्क्रिप्चर्स। वो जो छोटी लड़की होती है वो बुढ़े से पूछती है ये सारी की सारी जो पोर्ट्रेट्स है वो आखिर किसकी है। बुढ़ा उस लड़की को बताता है कि ये सारी की सारी जो पोर्ट्रेट्स है या फिर मूर्तियां ये उन लोगों की है जो कि ऑलरेडी इस मॉर्टल वर्ल्ड को छोड़ चुके हैं, यानी कि जो ऑलरेडी इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर जा चुका है। ये चीज सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो बुड्ढे से कहती है क्या आपने वो इमॉर्टल वर्ल्ड देखा है। बुड्ढा कहता है उसने काफी दफा ट्राई किया, वो पाथ ऑफ इमॉर्टेलिटी के ऊपर नहीं चल पाया, वो उस वर्ल्ड के अंदर नहीं एंटर कर पाया। बट मैं होप करता हूँ कि इस जन्म के अंदर जो फेथ है ये तुम्हें प्रोवाइड हो, मेरी जगह पे तुम इस वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के अंदर एंटर करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग को जीजाओ हॉन्चांग पीक देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर काफी ज्यादा सेलिब्रेशन किया जा रहा था। सेलिब्रेशन का कारण था कि इनके गांव से एक लड़की कि फाइनली इतनी ज्यादा कैपेबल हो चुकी थी कि वो वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के अंदर जाने वाली थी। एंड इसी चीज की खुशी मनाने के लिए पूरी की पूरी जीजाओ हॉन्चांग पीक के अंदर काफी ज्यादा खुशी का माहौल था। यहाँ पे सेलिब्रेशन किया जा रहा था। बट इन्हीं सब बसड़ के अंदर हम लोगों को हमारा एमसी देखने के लिए मिलता है। हमारे एमसी का नाम होता है जाओ चैन। जो बंदा होता है ये कभी भी उस इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर नहीं जाना चाहता था, बिकॉज ये अपने मॉर्टल वर्ल्ड से काफी ज्यादा अटैच था। यहीं पे इसके पेरेंट्स, इसके फ्रेंड्स एंड इसके रिलेटिव्स रहते थे एंड वो उनसे कभी भी दूर नहीं जाना चाहता था। फिलहाल हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो जाओ चैन होता है उसका कुछ तो भी भसड़ चल रहा होता है, इसके कारण कुछ लोग उसका पीछे कर रहे होते हैं। जाओ चैन ये चीज काफी अच्छी तरीके से जानता था। कुछ ही टाइम के बाद जो जाओ चैन होता है वो एक खाली जगह पे ऊपर आके पहुंचता है। उसे पता था कि वो लोग उसके पीछे है। फाइनली इन लोगों के बीच में और जाओ चैन के बीच में एक फाइट होती है। डेफिनेटली जो जाओ चैन है उसने थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट सीखा हुआ है। कुछ टाइम के बाद जो जाओ चैन होता है वो इन सभी लोगों की लाशें बिछा देता है। कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पे इस जगह की प्रिंसेस आ जाती है, इसका नाम था जाओ लिनियर। ये वही लड़की है जिसकी मैं तारीफ कर रहा था। ये जो लड़की होती है ये डेफिनेटली हमारे एमसी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। हमारी एमसी और इसकी भी काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है। बट एट द एंड जो हमारा एमसी होता है वो यहाँ से भागना ही सही समझता है। ये जो लड़की होती है वो उसे भगा भगा के मार रही होती है। काफी बार ऐसे मोमेंट आते हैं जब हमारा जो एमसी होता है जिस मरने वाला होता है, वही हमें यहाँ पे एक गॉडेस देखने के लिए मिलती है। वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के अंदर जाने से पहले एक लास्ट टाइम पूरे की पूरे गांव का चक्कर लगा रही होती है। वो हमारे एमसी की जान बचा लेती है, पता नहीं क्यों। बट इस चीज से कुछ भी नहीं बदलता। एंड जो हमारा एमसी जाओ चैन है उसके बीच में और जाओ लिनियर के बीच में ये फाइट चलती रहती है। फाइनली वो मोमेंट आता है जब हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो जो गॉडेस होती है फाइनली इस मॉर्टल वर्ल्ड को छोड़ के इमॉर्टल वर्ल्ड का दरवाजा खुलने वाली थी। वहाँ पे एक सील होता है जिसे वो काफी ज्यादा इजीली ब्रेक कर देती है अपनी काफी ज्यादा पावरफुल अटैक से। वहाँ पे हम लोग को एक बहुत बड़ा सा पैलेस देखने के लिए मिलता है जो कि शायद से इमॉर्टेलिटी का एक डोर था। साथ ही साथ वहाँ पे हम लोग को 2 बहुत बड़े गार्डियन बीस्ट भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे एक सीढ़ी अपेयर हो जाती है जिसके थ्रू जो हमारी गॉडेस होती है वो इमॉर्टेलिटी के गेट की तरफ आगे बढ़ रही होती है। वही हमें बताया जाता है कि जैसे जैसे तुम ऊपर जाते जाओगे हमारी जो दिक्कत है वो काफी ज्यादा बढ़ती जाएगी। बीच में हम लोग को देखने के लिए मिलता है वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के अंदर से एक आवाज आती है, भले ही तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हारा जो मन है के अंदर भी प्यार, दया एंड ऐसी काफी सारी भावनाएं, लेकिन जो बंदा इमॉर्टेलिटी को प्राप्त करना चाहता है उसका मन क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, उसके सर के ऊपर कोई भी बोझ नहीं होना चाहिए। यानी एक तरीके से देखा जाए तो वो बंदा एक सन्यासी होना चाहिए, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, किसी से भी कोई भी लगाव ना हो। ये जो लड़की होती है डेफिनेटली इसके मन के अंदर इसके गांव के लोग होते हैं, इसके फ्रेंड्स होते हैं, इसकी फैमिली होती है, इसका लव होता है, इसलिए पाथ ऑफ इमॉर्टेलिटी के अंदर एंटर करने के लिए फेल हो जाती है। इन फेल होने के बाद भी ये हार नहीं मानती एंड फाइनली वापस से एक सेकंड ट्राई देती है, जबरदस्ती उस इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर घुसने की कोशिश करती है। इसी दौरान हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो हमारा एमसी था जाओ चैन, वो जो लड़की थी जाओ लिनियर, लोग पहाड़ के ऊपर फाइट कर रहे होते हैं। जाओ लिनियर डेफिनेटली जाओ चैन के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती है। इनके फाइट के अंदर फाइनली जो जाओ लिनियर होती है जोश जोश में आके काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है, के कारण वो जो पहाड़ की जमीन होती है वो ढह जाती है। ये दोनों की दोनों पहाड़ से नीचे गिरने लग जाते हैं। वही नीचे की तरफ से वो जो गॉडेस होती है अपनी एनर्जीज की मदद से जबरदस्ती पाथ ऑफ इमॉर्टेलिटी के दरवाजे को ओपन कर रही थी एंड उसके अंदर एंटर करने की कोशिश कर रही थी। यहीं पे एक एक्सीडेंट हो जाता है उस लड़की के साथ। हमारा एमसी जो दूसरी लड़की होती है जाओ लिनियर, लोग भी किसी तरीके से उस वर्ल्ड ऑफ
इमॉर्टल के अंदर एंटर कर जाता है। देखा जाए तो वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के अंदर वही लोग जा सकते हैं तो ऑलरेडी मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। हमारा एमसी और ये जो लड़की थी ये इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, ये लोग बस अपनी किस्मत के भरोसे वहां पे पहुंच गए थे। सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग को एक आइलैंड देखने के लिए मिलता है एंड ये जो आइलैंड था ये था वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के अंदर। जो जाओ चैन होता है वो काफी ज्यादा घायल अवस्था के अंदर पड़ा हुआ रहता है। वही सेम टाइम के ऊपर हम लोग को एक फूल भी खिलता हुआ देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर से एक पेगासस जन्म लेता है कि इधर से उधर भाग रहा था, तभी उसे जाओ चैन देखने के लिए मिलता है। वो शायद से जाओ चैन को अपना पिता समझ रहा होता है, लेकिन जैसे ही जाओ चैन अपनी आंखें खोलता है एंड उसके बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है, ये जो पेगासस होता है यहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो जाओ चैन होता है वो इस पूरे आइलैंड को एक्सप्लोर करता है। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वो यह कहाँ पे आ चुका है। एक्चुअली ये था इवल ड्रैगन बीच की कोस्टल क्लिफ के ऊपर आता था। ये पूरी की पूरी जगह थी वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स के अंदर, यहाँ पे हमारे एमसी को होना तो नहीं चाहिए था बट गलती से एक्सीडेंटली पहुंच चुका है। वहीं पे उसे 8 आर्म इवल ड्रैगन भी देखने के लिए मिलता है जो उनके मॉर्टल वर्ल्ड्स के अंदर बस किताबों के अंदर लिखा जाता था। क्योंकि जाओ चैन के ऊपर अपना रोर अटैक कर देता है। उसके रोर अटैक के कारण जो जाओ चैन होता है वो क्लिफ से नीचे गिर जाता है एंड फिर वो एक गुफा के अंदर पहुंच जाता है। उस गुफा में उसे देखने के लिए मिलते हैं उसी ड्रैगन के अंडे, इसमें से एक अंडा वो उठा लेता है। उसे लगता है ये जो अंडा है ये काफी ज्यादा रेयर है एंड ये मे बी कल्टीवेशन के अंदर काफी ज्यादा काम आ सकता है। जब वो जंगल में भटक रहा था उसे एक मांस देखने के लिए मिलता जो कि जाओ लीनियर का था। यहाँ से उसे पता चलता है कि इस जगह पे वो अकेला नहीं आया, यहाँ पे जाओ लीनियर भी आई है। इसके बाद जो जाओ चैन होता है जंगल में भटक रहा था वही तभी उसे 2 लोग नोटिस कर लेते हैं। जब वो जाओ चैन के हाथों के अंदर वो ड्रैगन का अंडा देखते हैं काफी ज्यादा शॉक होता है। उन्हें लगता है स्टार्टिंग में कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि जाओ चैन ने काफी ज्यादा नॉर्मल से कपड़े पहन के रखे थे। वो थोड़े सा कंफ्यूज थे। वो जाओ चैन का सबसे पहले पीछे करने के बारे में सोचता है। बीच में बारिश स्टार्ट हो जाती है तो जाओ चैन होता है वो एक गुफा के अंदर चले जाता है। जाओ चैन के पीछे ये लोग भी वही गुफा में आ जाता है जहाँ पे पहले तो वो जाओ चैन के साथ काफी अच्छा खासा बिहेव करते हैं, दोस्ती करने का नाटक करता है। फिर वो बाद में जाओ चैन को धोखा दे देता है। जाओ चैन अपना दिमाग दौड़ाता है इनसे कहता है वहाँ पे और भी अंडे थे, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम वहाँ से ले लो। इसके बाद वो मान जाता है एंड फिर वो जाओ चैन को रास्ता गाइड करने के लिए कहता है एंड जाओ चैन उन्हें उसी गुफा के अंदर लेके जाता है। उस गुफा में जैसे इन लोगों को अंडे मिलते हैं वैसे ये लोग जाओ चैन के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। इन लोगों के बीच में काफी ज्यादा अलग लेवल की फाइटिंग होती है। के अंदर जाओ चैन पहले उस लड़की को मार देता है, काफी ज्यादा मुश्किल के बाद वो उस लड़के को भी मार देता है, लेकिन वो ऑलरेडी काफी ज्यादा घायल हो चुका था। साथ ही साथ वो महसूस कर लेता है कि यहाँ पे जल्दी वो ड्रैगन पहुंच जाएगा, इसलिए वो इस जगह से निकल जाता है। जब वो जंगल के अंदर होता है अभी जो उसकी मुलाकात होती है वो जाओ लीनियर के साथ हो जाती है। वो जाओ लीनियर के साथ फाइट नहीं करना चाहता था, वो उससे कहता है दोनों के दोनों मॉर्टल वर्ल्ड से है, हम यहाँ पे गलती से पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है हम लोगों को अपने पुराने गिले शिकवे भुला के पहले यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। बट जाओ लीनियर उसकी बात नहीं सुनती और इसके ऊपर अटैक कर देती है। जो जाओ चैन था वो ऑलरेडी काफी ज्यादा इंजर्ड था, इसलिए वो बस यहाँ से भागने के बारे में सोचता है। वही भागते भागते वो एक दूसरी जगह पे आ जाता है। फाइट के बीच में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एकदम से जो जाओ लीनियर होती है पीछे हट जाती है। जाओ चैन को समझ नहीं आ रहा था कि वो एकदम से इस तरीके से पीछे क्यों हट गई। तभी उसे अपने पीछे से एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होता है। जब वो पीछे देखता है लिटरली उसके फटके 1000 हो जाती है कि उसके पीछे था एशियन ड्रैक्स ट्राइनोसोरस। जाओ लीनियर को लगता है कि जो जाओ चैन है वो इसके हाथों मारा जाएगा, इसलिए वो उसका पीछे करना बंद कर देती है। आगे जाके हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो लगभग वो मरने वाला था, लेकिन तभी जो पेगासस होता है वो आके जाओ चैन की मदद करता है, वो जाओ चैन को बचा लेता है। इसलिए जो जाओ चैन था वो काफी ज्यादा बुरी हालत में था। पहले तो उस जगह से निकलता है एंड वो वापिस से उसी ड्रैगन अंडे वाली गुफा के अंदर जाके गिर जाता है। वो काफी ज्यादा कमजोर हालत के अंदर था, लेकिन जब वो अनकॉन्शियस होता है तो हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि उसके बॉडी से निकलने वाला जो ब्लड होता है इसी तरीके से जाके उस ड्रैगन के अंडे के ऊपर गिर जाता है। इसके कारण उसके अंदर से एक लाइट निकलने लग जाती है। वो जो लाइट होती है वो जाओ चैन के अंदर ऑब्जर्व होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि यहाँ पे एक चैन रिएक्शन स्टार्ट हो चुका था, जिसके वजह से जो जाओ चैन होता है उसकी जो चोटें होती है वो धीरे धीरे करके ठीक होने लग जाती है। साथ ही साथ वो अपना ब्रेक थ्रू भी कर लेता है एंड वो पहुंच जाता है मॉर्टल शेडिंग के फर्स्ट लेवल के ऊपर। इस लेवल के साथ वो काफी सारी एलिमेंटल मैजिक्स का इस्तेमाल कर सकता था एंड साथ ही साथ फॉर्मेशंस को भी बना सकता था। सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को देखने के लिए मिलती है एक बोट होती है जो कि ड्रैगन आइलैंड की तरफ बढ़ रही थी। ये जो बोट थी ये थी गू फैमिली की बोट। उसी बोट के अंदर हम लोगों को उनका यंग मास्टर भी देखने के लिए मिलता है जो कि एक लड़की के साथ बैठा था। इसके साथ बैठ के वो गुलू गुलू कर रहा होता है। कुल मिला के जो लोग थे ये लोग भी यहाँ पे ड्रैगन की अंडे की खोज करने के लिए आए थे। इनका जो कमांडर होता है वो इन लोगों को बताता है यहाँ पे और भी क्लैंस के काफी सारे यंग जीनियसेस आए, आपको काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। बट ये जो यंग मास्टर होता है गू क्लैन का वो कहता है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि इस बार मैं यहाँ पे अपनी पूरी की पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। हम लोग को जाओ चैन देखने के लिए मिलता है क्योंकि उस बोट को देख लेता है एंड उसे ऐसा लगता है कि अगर वो उस बोट को खरीद लेता है तो वो मे भी इस जगह से बाहर निकल सकता है। यहीं पे इसके जो दोनों एपिसोड है जो कि अभी तक रिलीज हुआ है ये खत्म हो जाता है। तो इसके आगे से जो भी स्टोरी होगी वो होगी नोवेल बेस्ड स्टोरी। तो जो विजुअल्स है एंड जो वॉइस है वो मे भी मैच नहीं करने वाली।
तो गाइस इसके आगे के और 3 चैप्टर्स आ चुके हैं, क्योंकि अभी मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं इसके जो डांगहुआ के चैप्टर्स हैं उनको भी एक्सप्लेन कर सकूं, इसलिए मैंने बस इसका एक ही चैप्टर एक्सप्लेन किया। आगे के 3 चैप्टर्स के एनिमेशन आप देसी मसाला एनिमे चैनल से देख सकते हो। एक बार उसे आप फिनिश कर लो, उसके बाद आप आगे की मेरी नोवेल को कंटिन्यू कर सकते हो। सो कैसे हो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। तो आज का ये जो नोवेल का एपिसोड होने वाला है ये वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल से होने वाला है, एंड ये 4th एपिसोड के बाद के एपिसोड से होने वाला है। तो जैसे कि 4th एपिसोड के एंड के अंदर हम लोगों ने देख लिया था लावलिनियर एंड पीले बालों वालों के बंदे से भाग रहा था। भागते भागते वो एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है। वो एक अलग ही दुनिया के अंदर पहुंच चुका था। जो जगह थी यहाँ पे हम लोगों को बस मून लाइट देखने के लिए मिल सकती थी, इसके अलावा यहाँ पे काफी ज्यादा शांति थी। इस जगह के बारे में उसने होली स्क्रिप्चर्स के अंदर पढ़ा हुआ था। जाओ चैन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो इस जगह के ऊपर जाओ लीनियर वो जो पीलो बालों वाला बंदा था उसको यहाँ पे लेके आ सके, इस तरीके से वो अपना बदला भी ले पाएगा। अभी अचानक से उसे कोई आवाज सुनने के लिए मिलती है। वही उसे वहां से एक ह्यूमन स्केलेटन आते हुए देखने के लिए मिल सकता था, क्योंकि अपने पाँव के ऊपर चल के आ रहा था एंड उसके चलने के कारण उसकी हड्डियों की भी आवाजें आ रही थी। जाओचैन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड वो तुरंत अपने आप को एक दूसरी जगह के ऊपर छुपा लेता है, जहाँ पे वो जो स्केलेटन है वो उसे देख ना सके। शुरुआत में वो जो स्केलेटन था वो थोड़ा स्टिफनेस के साथ चल रहा था, यानी कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन बाद में वो नॉर्मली मूव करने लग जाता है। जाओचैन उसे बस नोटिस करता रहता है। ये जो स्केलेटन था इसके आके हम लोगों को नीली कलर की देखने के लिए मिल सकती थी, इसके अंदर से एक डेमोनिक ऑरा बाहर आ रहा था। जाओचैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में ये घोस्ट है, भूत है, या फिर ये है क्या चीज। तभी वो जो स्केलेटन होता है वो अचानक से जाओचैन को देख लेता है। तभी हम लोग को पीछे की तरफ से जंगल की तरफ से और 2 स्केलेटन आते हुए देखने के लिए मिल सकते थे। तीनों स्केलेटन आपस में कुछ कम्युनिकेट करते हैं। वो जो स्केलेटन होता है वो शुरुआत में जाओचैन के पास नहीं जाते। जो जाओचैन होता है वो छुपके इन लोगों को देखता रहता है। जाओचैन को ऐसा लग रहा था कि मे बी उन स्केलेटन से उसे नहीं देखा। जो स्केलेटन थे ये दिखने में काफी ज्यादा बड़े एंड वेट के अंदर भी काफी ज्यादा थे। वो जो स्केलेटन होता है वो आसपास घूमता है एंड उन्हें कुछ शाइनिंग क्रिस्टल्स मिलते हैं, जिनको वो उठा लेते हैं। उठाने के बाद वो उस क्रिस्टल्स को 3 हिस्सों के अंदर बांट देते हैं एंड तीनों स्केलेटन्स आपस में इन 3 क्रिस्टल्स को बांट लेते हैं। जिसके बाद जैसे वो उन क्रिस्टल्स को अपने सर के ऊपर लगाता है, यानी कि अपनी आंखों के गड्ढों के अंदर, ऐसे ही वो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो पूरी तरीके से ऑब्जर्व हो जाता है। जाओचैन समझ जाता है कि ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में वो उस क्रिस्टल्स को ऑब्जर्व कर रहे थे। उन क्रिस्टल्स को ऑब्जर्व करने के साथ उनका जो ऑरा था वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ भी चुका था। इस वक्त जाओचैन सोच रहा था कि ये जो स्केलेटन्स है ये आखिर किस तरीके का इवोल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें एक्चुअल में वो हड्डियों का ढांचा है, लेकिन उसके बाद भी वो उन क्रिस्टल्स को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। इसी के साथ वो जो स्केलेटन्स होता है वो आगे बढ़ता है। आगे हम लोगों को कुछ दलदली इलाका देखने के लिए मिल सकता था। जब वो आगे बढ़ रहे थे सडनली उनकी नजर जाओचैन के ऊपर पड़ जाती है। इस बार उन्होंने एक्चुअल में जाओचैन को देख लिया था। जो जाओचैन होता है वो भी और नहीं छुपता एंड वो बाहर आ जाता है उन स्केलेटन्स को फेस करने के लिए। वो जो स्केलेटन होता है वो जाओचैन की तरफ देखता है, जिसके बाद वो अपने कंपेनियन की तरफ देख के कुछ तो भी बातें करता है। उनके लिए भी जाओचैन किसी एलियन से कम नहीं था। वही जो जाओचैन था वो भी इन्हें काफी ज्यादा क्लोज से ऑब्जर्व करना चाहता था। जाओचैन के दिमाग में एक आइडिया आता है एंड वो एक ब्राउन कलर का क्रिस्टल निकालता है अपने स्पेस पाउच से, क्योंकि उसने बीस्ट कॉप से पाया था। वो जो क्रिस्टल होता है वो इन 3 स्केलेटन्स की तरफ फेंक देता है। वही वो जो स्केलेटन होता है वो उस क्रिस्टल को उठाता है एंड उसके 3 टुकड़े करता है एंड ये लोग आपस में बांट लेते हैं। उसके बाद पहले की तरह वो इस क्रिस्टल को ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसी के साथ उनके बॉडी से निकलने वाला जो ऑरा था वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। एंड वो जो एक स्केलेटन होता है वो अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए एक पेड़ के छाल के ऊपर अपना पंजा मारता है एंड लिटरली वो छाल उखड़ जाती है पेड़ की। ये चीज देख के जो जाओचैन था वो भी लिटरली थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि इसने बस एक क्रिस्टल ऑब्जर्व किया और ये इससे इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। एंड ये जो इसका अटैक था अभी अभी ये भी काफी ज्यादा ऑर्डिनरी सा अटैक था। उसके बाद वो जाओचैन की तरफ वापिस से देखते हैं एंड वो अपने मुंह को हिलाते हुए कुछ तो भी बोलने की कोशिश करता है, बट आखिर में गाइस ये बस कंकाली है, बस अपना मुंह हिला सकता है। जाओचैन इन लोगों को समझ नहीं पाता कि लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, बट बस वो एक चीज समझ सकते थे कि ये जो स्केलेटन है वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। साथ ही साथ ये जो स्केलेटन से इनके अंदर काफी ज्यादा हाई इंटेलिजेंस भी देखने के लिए मिल सकती थी जाओचैन को। उसके बाद वो जो स्केलेटन होता है वो यहाँ से चले जाते हैं। वही जो जाओचैन होता है वो भी उनका पीछा नहीं करता एंड वो इसी जंगल के अंदर आगे बढ़ता रहता है। दलदली इलाके के अंदर कुछ 2 घंटे तक घूमने के बाद भी जाओचैन को कुछ भी नहीं मिलता। बस यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो और ज्यादा डरावना और ज्यादा क्रीप होते जा रहा था। यही सब करते करते लगभग आधी रात बीत चुकी थी। तभी सडनली जो जाओचैन होता है उसे एक आवाज सुनने के लिए मिलती है, जैसे कि कोई लड़ रहा हो। जो जाओचैन होता है वो उस आवाज को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाता है। जो जाओचैन को देखने के लिए मिलता है उससे वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जो स्केलेटन से वो ज़ॉम्बीज के साथ फाइट कर रहे थे, यहाँ पे हम लोगों को कुछ ज़ॉम्बीज भी देखने के लिए मिल जाता है। वही ज़ॉम्बीज की एंड स्केलेटन्स की एक घमासान युद्ध हो रही थी। इस युद्ध के अंदर हम लोगों को क्लियरली देखने के लिए मिल सकता था ये जो स्केलेटन्स से ये हार रहे थे,
एक्चुअल में बात ऐसी नहीं थी कि जो स्केलेटन्स थे ये वीक थे, बल्कि बात ऐसी थी कि ये जो स्केलेटन्स थे ये संख्या में कम थे, यानी कि अगर इनका 1 वर्सेस 1 होता तो आराम से स्केलेटन इनको हरा देते, लेकिन सामने 5 जॉम्बीज थे एंड ये 3 स्केलेटन थे, तो इसलिए 2 जॉम्बीज को जाओ चैन संभाल लेता है। फाइनली जब इन लोगों की फाइट खत्म हो जाती है एंड ये उन जॉम्बीज को हरा देते तो उनके अंदर से उन लोगों को कुछ क्रिस्टल देखने के लिए मिलता है। वही वो जो स्केलेटन होता है वो 2 क्रिस्टल जाओ चैन को दे देता है, बट जाओ चैन उन 2 क्रिस्टल्स को लेने से रिफ्यूज कर देता है। इसके बाद वो जो स्केलेटन होता है वो कुछ नहीं कहते, इसके बाद वो उन क्रिस्टल्स को आपस में बांट लेते हैं। वही इन क्रिस्टल्स को वापस से कंज्यूम करने के बाद उनकी जो हड्डियों का ढांचा था वो पहले से ज्यादा चमकने लग गया था एंड उनके अंदर से निकलने वाली ऑरा डेफिनेटली पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। इसके बाद वो स्केलेटन जाओ चैन की तरफ देखते हैं जैसे कि वो उसे थैंक्स कहना चाहते हो एंड फिर वो आगे बढ़ने लग जाता है। जाओ चैन उन स्केलेटन्स को फॉलो कर सकता था, बट क्योंकि वो और भी ज्यादा गहरे एरिया के अंदर जा रहे थे जहाँ पे और भी ज्यादा डार्कनेस थी, इसलिए जाओ चैन उनका पीछे नहीं करता एंड वो यहीं पे रहने के बारे में सोचता है। वैसे भी जहाँ तक कि उसका अंदाजा था इस जगह के ऊपर जो जाओ लीनर थी एंड वो जो पीले बालों वाला बंदा था उसके लोग इतनी जल्दी इस जगह पे नहीं आ सकते थे एंड अगर वो आ भी गए तो वो जल्दी मॉन्स्टर्स का खाना बन जाएंगे। वही ऑलरेडी सुबह हो चुकी थी एंड हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो बड़ा सा आइलैंड जिसके अंदर वो जो 8 क्रॉल टायरेंट बीस्ट था यानी कि ड्रैगन, वो ऑलरेडी समुद्र की गहराइयों के अंदर जा चुका था। वही हम लोगों को 2 बहुत बड़ी बड़ी बोट्स भी देखने के लिए मिलती है क्योंकि इसी आइलैंड की तरफ आगे बढ़ रही थी। उसी के अंदर हम लोग को पीले बालों वाला बंदा यानी कि गुलाव देखने के लिए मिलता है, उसी के साथ काफी सारे लोग थे। यहीं पे हम लोग को जाओ लीनर भी देखने के लिए मिल सकती थी। भी अचानक से समुद्र के बीच के अंदर से एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर आता है। मॉन्स्टर होता है वो इनके शिप के ऊपर हमला कर देता है। लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी जो आइलैंड था वो इन लोगों की शिप से लगभग 100 मीटर दूर था। और तरफ एकदम से हड़कम मच जाता है। गुलाव भी एकदम से टेंशन के अंदर आ चुका था। अभी हम लोग को 8 क्रॉल टायरेंट बीस्ट भी देखने के लिए मिलता है। एक ड्रैगन था, अपने पावर की मदद से एक सुनामी ला आता है। इस सुनामी के जकड़ के अंदर वो 2 शिप्स आराम से आ चुकी थी। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो जो 2 शिप्स थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इवन उसके अंदर के जितने भी क्रू मेंबर थे, कि जितने भी लोग थे, जितने भी वॉरियर्स थे, वो सारे के सारे इधर से उधर तैर रहे थे। जितने भी लोगों को गुलाव अपने साथ लाया था क्लैन से इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस आइलैंड को, उनमें से आधे से ज्यादा ऑलरेडी मारे जा चुके थे। ये जो एशियन ड्रैगन था, इवन इन्हें उन मामूली लोगों की कोई भी चिंता नहीं थी, इसलिए वो आराम से अपनी सुनामी की मदद से उन सारे लोगों को बहा देता है। उसके बाद भी जैसे तैसे करके हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कुल मिला के 50 क्रू मेंबर्स, गुलाव एंड जू लीनियर, यही कुछ लोग थे जो कि जैसे तैसे करके उस आइलैंड के किनारे तक पहुंच पाए थे। क्या आधे से ज्यादा लोग मारे गए थे। इवन गुलाव भी काफी ज्यादा गुस्से के अंदर था। जितने भी लोग वो लाया था उसके अंदर से बस आधे ही जिंदा बचे हुए हैं। क्रू मेंबर्स को देखने के बाद वो जाओ लीनर की तरफ देखता है एंड फिर उसके बाद वो लोग वापस से जाओ चैन की खोज शुरू कर देता है। जो जाओ चैन था उसने रास्ते के अंदर अपने कुछ छोटे मोटे क्लूज छोड़ रखे थे। इन्हीं क्लूज को फॉलो करते हुए जो गुलाव और जाओ लीनियर थे वो जाओ चैन का पीछे कर रहे थे। जो भी जाओ चैन ने सोचा था कि इन लोगों को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जाओ चैन के टाइम के हिसाब से ये लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे। इस टाइम जंगल के अंदर और घूमने के बाद वो लोग उस दलदली इलाके के अंदर पहुंच चुके थे जहाँ पे जाओ चैन था। वहाँ पे भी काफी सारी अलग अलग चीजें थी। वहाँ पे जगह जगह के ऊपर जो दलदली इलाके या फिर जो पानी था वो एक्चुअल में पानी नहीं बल्कि एसिड था। वही यहाँ पे कुछ छोटे मोटे मॉन्स्टर्स भी थे। इन्हीं सबसे निपटते और भी काफी सारे लोग मारे जाते हैं। वही हमें 2 बड़े बड़े कीड़े भी देखने के लिए मिलता है कि कुछ कैटरपिलर जैसे दिख रहे थे। ये इतने ज्यादा पावरफुल थे कि इवन गुलाव ने अपना डिवाइन स्पॉट अटैक स्क्रोल का भी इस्तेमाल किया था। इस अटैक को आपने ऑलरेडी एनिमे के अंदर देखा होगा। उसके बाद भी वो जो सेंटीपीड्स होते हैं उनको इससे कोई भी डैमेज नहीं होता, बस थोड़ा सा पीछे हट जाता है। जैसे तैसे करके वो इन मॉन्स्टर्स से भी बच के थोड़ा दूर भाग जाते हैं। कुछ टाइम के बाद जो जाओ लीनियर थी एंड गुलाव था उन लोगों को समझ आ चुका था कि जाओ चैन ने उन लोगों को फंसाया है, तो जानबूझ के उन्हें ऐसी लोकेशन के ऊपर लेके आया है जहाँ पे वो लोग मारे जा सकते हैं। अभी तक रात नहीं हुई थी, दोपहर का समय था। उसके बाद भी ये जो जंगल था ये दिखने में काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को जाओ चैन देखने के लिए मिलता है आराम से एक पेड़ की छाया के अंदर सो रहा था। अचानक से उसकी आंखें खुलती है एंड जैसी उसकी आंखें खुलती है वो काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसके आंखों के सामने वही 3 स्केलेटन्स थे जो उल्टा लटक रहे थे। एंड ऑब्वियसली बात है गाइस, अगर कोई भी इस तरीके से सो के उठेगा और अपने सामने स्केलेटन्स को देख लेगा तो वो डर ही जाएगा। जाओ चैन एक चीज समझ चुका था कि जो स्केलेटन्स है ये उसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। के बाद वो जो स्केलेटन्स होता है वो पेड़ से नीचे उतर जाते हैं। उनकी हड्डियों की कड़कड़ाने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो लोग भी आराम कर रहे थे जाओ चैन के साथ। के बाद जाओ चैन समझ चुका था क्योंकि ये लोग उसके साथ कुछ टाइम तक रहने वाले हैं, इसलिए जाओ चैन इन तीनों स्केलेटन्स को एक एक नाम देने के बारे में सोचता है। जब वो इनको नाम देने के बारे में सोच रहा था तब उसे 10 एम्परर्स ऑफ हेट की याद आती है। अभी ये है क्या चीज, ये तो मुझे भी नहीं पता। जिसके बाद जाओ चैन उन लोगों को नाम देता है जैसे कि क्विंगोंग, यान लाओ और लून हुआई। ये तीनों की तीनों जो नाम थे ये 10 एम्परर्स ऑफ हेट्स के अंदर से ही थे। जाओ चैन ने इन 3 स्केलेटन्स को इंटेंशनली नेम दिया था क्योंकि उसे पता था कि इन स्केलेटन्स के साथ वो कुछ टाइम तक तो रहने वाला है, साथ ही साथ उसे कुछ तो भी फील हो रहा था, कुछ न कुछ तो होने वाला है। वही इसी के बाद जो जाओ चैन होता है वो आगे बढ़ना शुरू करता है। वो इस दलदली इलाके के अंदर आगे बढ़ता रहता है। वही वो जो 3 स्केलेटन होता है वो भी उसका पीछा करते रहता है। वही ये जो स्केलेटन
स्केलेटन्स थे, क्योंकि इनके अंदर से निकलने वाला ऑरा काफी ज्यादा डेडली था, इसलिए कुछ छोटे मोटे बीज जाओ चैन के वैसे भी करीब नहीं आ रहे थे। इसी के बाद कुछ टाइम के बाद इन लोगों को एक बीज देखने के लिए मिलता है जो कि 5 मीटर लंबा चौड़ा था, और ये एक लॉन्ग पैंथर था। इसको देखते ही जो जाओ चैन होता है एंड वो जो 3 स्केलेटन्स होता है, तीनों के तीनों इनके ऊपर लपट पड़ता है। इस पैंथर के ऊपर वो लोग काफी ज्यादा कोऑर्डिनेशन के साथ अटैक कर रहे थे। वही समय समय के ऊपर वो जो स्केलेटन्स थे वो जाओ चैन के इशारों को भी समझ जा रहे थे कब और कहां से अटैक करना है। जब जाओ चैन उन स्केलेटन्स की पावर देखता है तो इवन वो काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि कुछ कुछ मूव इन स्केलेटन्स के इतने ज्यादा डेडली थे, इवन जाओ चैन को भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लग जाता था उन स्केलेटन से। पैंथर को मारने के बाद जाओ चैन को एक स्टोन मिलता है जो कि डेफिनेटली क्रिस्टल था येलो कलर का। वही उस क्रिस्टल को निकालते ही वो जो 3 स्केलेटन होता है वो जाओ चैन की तरफ देखने लग जाता है। उनके आंखों के अंदर ब्लू कलर की लाइट जलने लग जाती है। जाओ चैन को कुछ समझ नहीं आता एंड फिर जाओ चैन वो जो क्रिस्टल होता है वो उन स्केलेटन को दे देता है। वो स्केलेटन उस क्रिस्टल के 3 टुकड़े करते हैं, आपस में बांटते हैं एंड उसे कंज्यूम कर लेते हैं। इसी के साथ ग्रुप के अंदर ये और भी काफी सारी बीस्ट को मारता है यहाँ पे। कुछ क्रिस्टल जाओ चैन भी रख लेता है, कुछ क्रिस्टल्स वो उन स्केलेटन्स को दे देता है। लगभग आधे दिन तो काफी सारे जानवरों को मारने के बाद उनको 4 से 5 क्रिस्टल्स मिले थे। वही जो जाओ चैन था वो क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग था, डेफिनेटली उसके अंदर ज्यादा इंटेलिजेंस थी। वो यहाँ के पहाड़ पेड़ एंड बाकी सारे जोग्राफिकल चीजों का इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो उन सारे जानवरों को फंसा सके अपने जाल के अंदर, उनके ऊपर छुप के हमला कर सके। कुछ ही टाइम के बाद जो जाओ चैन होता है वो क्रॉस लाइक करके बैठ जाता है एंड मेडिटेशन करना शुरू कर देता है। वही वो जो स्केलेटन्स होता है वो लोग भी जितने भी उनको क्रिस्टल्स मिले थे उनकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे थे। वही दूसरी तरफ हम लोग को जाओ लीनियर एंड गुलाव देखने के लिए मिल सकते थे, धीरे धीरे करके जाओ चैन के काफी करीब आते जा रहे थे। इसी प्रोसेस के अंदर वो ऑलरेडी अपने काफी सारे लोगों को खो चुके थे, क्योंकि उनके ऊपर वक्त वक्त के ऊपर कोई न कोई बीच हमला कर देता था। जाओ लीनियर और गुलाव इन दोनों को छोड़ के इन लोगों के पास बस 32 और वॉरियर्स बचे हुए थे। बाकी लाए तो ये लोग 100-150 से भी ज्यादा थे, लेकिन वो सारे यहाँ पे आते आते आधे से ज्यादा मारे जा चुके हैं। अभी तक ये लोग समझ चुके थे कि जाओ चैन ने बस इन लोगों को ट्रैप किया है। वो ये भी काफी अच्छी तरीके से जानते थे कि जाओ चैन यहीं पे है। जाओ चैन क्रॉस लाइक करके अपना कल्टीवेशन कर रहा था, तभी उसे कुछ फील होता है। दूर से काफी ज्यादा पावरफुल मर्डरस ऑरा फील होता है। जो जाओ चैन होता है अटेंशन पोजीशन के अंदर आ जाता है। वही जो 3 स्केलेटन होते हैं वो भी उसे घेर के खड़े हो जाते हैं। वो भी समझ चुके थे कि दूर से काफी सारे लोग उन्हें घेर रहे हैं, यानी कि उनके करीब आ रहे हैं। जो जाओ चैन था वो डायरेक्टली इन लोगों के साथ फाइट नहीं करना चाहता था। वैसे भी जाओ चैन अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ था। जाओ चैन इस जगह के ऊपर काफी ज्यादा लंबे टाइम से था। वो वेट कर रहा था कि जैसे तैसे करके वो इन लोगों का थोड़ा सा टाइम खा सके, एक बार रात हो जाए। उसके बाद जाओ चैन इन लोगों को छोटे मोटे ट्रैप्स के अंदर फंसा सकता था। ये रात होने के साथ साथ ही ये जो जगह है ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। इसलिए जो जाओ चैन होता है वो उन 3 स्केलेटन को भी छुपने के लिए कह देता है। वही वो जो 3 स्केलेटन होता है वो जगह पे पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि वो जो हड्डियों का ढांचा था वो पूरी तरीके से उड़ के बिखर जाता है, वो जमीन के ऊपर पड़ा रहता है। इस तरीके से इन हड्डियों के ढांचे को देख के इवन जाओ चैन भी अंदाजा नहीं लगा सकता असल में ये जो हड्डियों का ढांचा है ये वापिस से जुड़ के एक स्केलेटन का रूप ले सकता है। जाओ चैन ने सोचा था ये उससे ज्यादा होशियार थे अपने आप को छुपाने के लिए। हम लोग को स्वैम्प के अंदर जाओ लीनियर देखने के लिए मिलती है, उस वक्त दीने में काफी ज्यादा सुंदर दिख रही थी। गाइस राइटर ने लिटरली इसकी खूबसूरती को दर्शाने के लिए काफी कुछ लिख के रखा है। लिटरली आधे आधे चैप्टर्स तो इसकी खूबसूरती के ऊपर ही डेडिकेटेड है। जो हमारी गोरी चिट्टी जाओ लीनियर होती है उसके साथ हम लोग को गुलाव भी देखने के लिए मिलता है। जैसे अपने हाथों को वेव करता है, इतनी भी डजन्स ऑफ पीपल होते हैं वो चारों तरफ पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाते हैं स्वैम्प के अंदर, अपने आप को कंसील कर लेते हैं। जाओ लीनियर एंड गुलाव लोग भी आराम आराम से आगे बढ़ रहे थे, बिकॉज उनको अंदर वाली साइड से काफी ज्यादा डेंस नेगेटिव एनर्जी फील हो रही थी। वही रही बात व्हाइट स्केलेटन्स की, तो वो तो चारों तरफ बिखरे हुए थे। वैसे भी ये लैंड ऑफ डेथ थी, यानी कि यहाँ पे काफी सारी हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ था। उन्हीं हड्डियों के ढांचे के अंदर से सडनली जो गुलाव होता है उसके मुंह से खून निकलता है, क्योंकि उसके पाव के नीचे से हम लोग को एक स्केलेटन निकलते हुए देखने के लिए मिलता है, जो कि अचानक से गुलाव के छाती के ऊपर अटैक कर देता है। वही जो गुलाव होता है वो जैसे तैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक पंच मारता है, तभी उसके पीछे से भी एक और स्केलेटन निकल के आता है जो कि उसकी पीठ में घुसेड़ देता है अपना हाथ। एंड एक के बाद एक ये जो स्केलेटन होता है वो लगातार उसके ऊपर हमला करते रहता है। ये वही 3 स्केलेटन थे जो कि जाओ चैन के साथ थे। जिस तरीके से उन्होंने गुलाव के ऊपर इस वक्त सरप्राइज अटैक किया था, इस चीज का अंदाजा इवन जाओ चैन ने भी नहीं लगाया था। वही ये जो स्केलेटन होता है वो गुलाव के ऊपर काफी ज्यादा बुरी तरीके से अटैक कर रहे होते हैं चारों तरफ से, लगातार उसके छाती के ऊपर, उसके बैक के ऊपर एंड जगह जगह उसके बॉडी के अंदर काफी सारे छेद हो रहे थे। वो जो स्केलेटन होता है वो नोटिस करता है जाओ चैन के बाकी के लोग उसके करीब आ रहे हैं। वही जाओ चैन के जो बाकी के लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए आते हैं, मास्टर मास्टर को बचाओ, जल्दी चलो मास्टर को बचाओ। इसी के साथ काफी सारे लोग एक साथ उन स्केलेटन्स की तरफ आगे बढ़ रहे थे। वो जो स्केलेटन्स होते हैं वो थोड़ा सा डेंजर महसूस कर लेते हैं, इसलिए वो जाओ चैन को तुरंत छोड़ देता है। पर जाने से पहले भी वो जाओ चैन को 4-5 रपेटे खींच के जाते हैं। जाओ चैन का इस वक्त मार खा खा के कुत्ता बन चुका था, जमीन के ऊपर गिर जाता है एंड वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। जो जाओ लीनियर बाकी के लोग होते हैं वो कहता है ये तो अनडेड क्रिएचर्स है, ये ऑलरेडी पूरी तरीके से इटर्नल हो चुके हैं, ये मर नहीं सकते। इसके साथ सबसे पहले जो गावलाव के लोग होते हैं वो गावलाव को घेर के खड़े हो जाते हैं। बट तभी जब चारों तरफ पूरी तरीके से हड़कंप मच चुका था एंड ये लोग इससे पहले कि वापिस से संभलते, तो जाओ चैन होता है वो अचानक से पीछे से हमला कर देता है। इसी के साथ
साथ वो 2 से 4 लोगों को एक ही सेकंड के अंदर मार देता है। जाओ के हाथों के अंदर भी हम लोग को कुछ फॉर्मेशन देखने के लिए मिल सकती थी। वही वो जो 3 स्केलेटन्स होते हैं वो भी जाओ के साथ अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वही वो जो स्केलेटन्स थे वो इतने ज्यादा शार्प और इतने ज्यादा पावरफुल थे कि जैसे ही वो किसी को भी टच करते थे या फिर किसी को भी मुक्का मारते थे, उनका मुक्का किसी पर्सन को लगता नहीं था बल्कि उसके आर पार हो जाता था। हर एक मुक्के के साथ एक एक बंदा मरता जा रहा था इन लोगों का। उनकी जो स्पीड थी वो भी काफी ज्यादा तेज थी मूव करने की। चारों तरफ स्केलेटन तो नहीं लेकिन लाइट की बीम्स देखने के लिए मिल रही थी व्हाइट कलर के अंदर। वही जो जाओ चैन था वो भी काफी ज्यादा तेज था। वो जो 3 स्केलेटन होता है वो जाओ लीनियर को घेर लेता है, उसे बिजी रखता है। तब तक जो जाओ चैन होता है वो बाकी के लोगों को मारे जा रहा था एक के बाद एक। जब जाओ चैन काफी सारे लोगों को मार देता है तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि कुछ टाइम के बाद ये जो लोग होते हैं ये लोग भी संभल जाते हैं। फाइनली ये लोग एक जगह पे इकट्ठा होकर कोऑर्डिनेशन के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड अभी ये जाओ चैन को एकदम इक्वल फाइट दे रहे थे। इन्हीं के अंदर से जो कुछ लोग होते हैं तुरंत सेक्रेट फ्लेम को समन कर लेते हैं, कुछ मंत्र वंत्र पढ़ने लग जाता है। वो उस सेक्रेट फ्लेम से उन 3 स्केलेटन्स के ऊपर हमला कर देता है। वो जो स्केलेटन होता है वो जैसे ही उस सेक्रेट फ्लेम को देखता है वो दूर भागने लग जाता है। जाओ चैन देखता है कि इन स्केलेटन्स के भागने की स्पीड काफी ज्यादा तेज है। उसके बाद भी हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो जो फ्लेम्स होती है वो उन स्केलेटन्स को घेर लेती है, यानी कि एक तरीके से पूरी तरीके से जला देती है। जाओ चैन उनको बचाना चाहता था। जाओ चैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके वो जो स्केलेटन है वो मर रहा है। लेकिन नेक्स्ट ही सेकंड के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो स्केलेटन्स होते हैं उनको उस फ्लेम से कुछ भी नहीं होता। उनकी बॉडी थोड़ी सी काली हो चुकी होती है सफेद से। उनके आंखों के अंदर ब्लू कलर की लाइट जल रही थी कि उनके अंदर का जो ऑरा था वो वापस से उनको रिकवर कर रहा था। इसी के साथ ये लोग वापस से एक साथ मिलकर जाओ लीनियर और उन लोगों के ग्रुप के ऊपर हमला करने लग जाता है। फाइनली कुछ टाइम के बाद ये लोग ऐसे पॉइंट के ऊपर पहुंच जाते हैं जब जाओ चैन एंड वो 3 स्केलेटन एक साइड खड़े थे, दूसरे साइड जाओ लीनियर, वू लाओ एंड बाकी के लोग खड़े थे। वू लाओ ऑलरेडी जमीन के ऊपर गिरा हुआ था, वो अपनी कॉन्शियसनेस खो चुका था। उसके आसपास के लोग ऑलरेडी उसकी मरम पट्टी करना शुरू कर चुके थे एंड उसके ऊपर कुछ मंत्र एंड उसको कुछ हीलिंग पोशंस वगैरह भी दे रहे थे ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। जो गुला होता है वो जैसे तैसे करके अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर वापस से आ जाता है। जैसे वो अपनी कॉन्शियसनेस को रिगेन करता है आसपास के सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड उसे चीयर करने लग जाता है क्योंकि उन्हें पता था कि अभी उन्हें और ज्यादा उनके मास्टर को संभालने की जरूरत नहीं है। गुलाव जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेगा। तो गुला होता है वो अपने हाथों को आगे बढ़ता है एंड उसके स्लीव्स के अंदर से एक स्क्रोल बाहर आता है। जैसे वो उसके मंत्र पढ़ता है के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल होली एनर्जी बाहर निकलती है जिसके अंदर काफी ज्यादा वाइटिलिटी थी। यही जो वाइटिलिटी थी ये गुलाव को ठीक करना स्टार्ट कर देती है। जो जाओ चैन होता है वो समझ जाता है जो गुलाव है वो अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। जाओ चैन इसे रिकवर होने का मौका कैसे दे सकता था, इसलिए वो तुरंत उन 3 स्केलेटन्स के साथ मिलकर इनके ऊपर हमला कर देता है। इसी के साथ चारों तरफ से बस चिल्लम चिल्ली की आवाजें आ रही थी। जाओ चैन एक के बाद एक इसके लोगों को मारे जा रहा था। तभी अचानक से कुछ अलग होता है एंड एक काफी ज्यादा पावरफुल होली लाइट जो होती है वो चारों तरफ फैल जाती है। इसी होली लाइट के रेडियंस के अंदर ने भी लोगों को जाओ चैन ने अभी तक घायल किया था। सभी लोगों की जो इंजरीज थी वो धीरे धीरे करके हील होने लग जाती है काफी ज्यादा तेजी से। इसी के साथ जो जाओ चैन के ऊपर भी जितनी भी चोटें लगी थी वो भी ठीक होने लग जाती है। फिर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पे जो गुलाव ने जिन भी स्क्रोल्स का इस्तेमाल किया था उसके अंदर से निकलने वाली होली लाइट ने चारों तरफ लोगों को भी हील किया था एंड साथ ही साथ जाओ चैन को भी पूरी तरीके से हील कर लिया था। इसी के साथ जाओ चैन के सामने की सिचुएशन भली खराब हो गई थी लेकिन जाओ चैन भी पूरी तरीके से हील हो चुका था जिससे जाओ चैन खुश भी था एंड थोड़ा सा दुखी भी। तभी वो देखता है कि जो गुलाव था वो अभी भी हील हो रहा था। तुरंत गुलाव की तरफ एक स्वॉर्ड फेंक देता है लेकिन वही जो गुलाव था जो कि इतने टाइम से उस बड़े से स्क्रोल से एनर्जी चूस रहा था तुरंत अपने सामने एक लाइट की स्क्रीन बना लेता है। इस टाइम तक जो जाओ चैन था वो समझ चुका था कि जो गुलाव है वो लड़ने के लिए फाइनली पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। जो जाओ चैन होता है वो तुरंत यहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो जो 3 स्केलेटन होता है वो भी जाओ चैन को फॉलो करता है। वही ये लोगों की हालत ऑलरेडी थोड़ी सी खराब हो चुकी थी इसलिए लोग कुछ टाइम तक यहीं पे रहता है बट बस कुछ सेकंड्स के लिए। एक बार जैसे ये लोग सब ठीक हो जाए गुला होता है वो अपने लोगों को तुरंत जाओ चैन का पीछे करने के लिए कहता है। वही जो जाओ लीनियर होती है वो भी जाओ चैन की तरफ काफी ज्यादा गुस्से के अंदर देख रही थी। अगर देखा जाए तो इन लोगों के बीच में जो फर्स्ट कंफ्रंटेशन था कि जैसा भी हुआ हो जो जाओ चैन था उसने इसके और 8 बंदों को मार दिया एंड इसी के साथ गुला को भी काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। इवन था जो गुला था वो पहले जैसे पीक कंडीशन के अंदर आ चुका था लेकिन उसके बाद भी उसके पीठ के अंदर और छाती के अंदर जो 4 छेद हुए थे उसके कारण उसका काफी सारा ब्लड लॉस हो गया था। उसके कारण वो पीक कंडीशन में होने के बाद भी थोड़ा सा वीक सा फील कर रहा था। तो जाओ लीनियर होती है वो गुलाव से पूछती है मिस्टर गुलाव क्या आप अभी ठीक हो। गुलाव हीरो बनते हुए कहता है अरे हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होने वाला है। भाई ये सुनने के बाद जो गुलाव के अगल बगल में 20+ एक्सपर्ट्स थे वो लोग भी थोड़ा सा खुश हो जाते हैं उनके मास्टर ठीक ठाक हालत के अंदर है। इसी के बाद वो सारे के सारे वापस से जाओ चैन का पीछे करने लग जाता है। टाइम के बाद वो लोग जाओ चैन और उन 3 स्केलेटन्स को वापस से घेर लेता है। भाई वो जो 3 स्केलेटन्स वो गुलाव के साथ फाइट कर रहे थे ताकि वो जाओ चैन को मौका दे सके कि जाओ चैन छोटे मोटे लोगों को मार सके। जो जाओ चैन का हाथ था वो इस वक्त किसी स्वॉर्ड से कम नहीं था, लोगों को काफी ज्यादा बेरहमी से काटे जा रहा था। काफी सारे लोगों को उसने 2 हिस्सों के अंदर बांट दिया था। जाओ चैन के पाव के अंदर इतनी ज्यादा ताकत आ चुकी थी कि जैसे वो किसी की छाती के ऊपर लात मारता था उसके पाव ऑर्डिनरी एक्सपर्ट्स के छाती के आर पार हो जा रहे थे। एंड इस वक्त जो जाओ चैन था वो पूरी तरह से खून से लाल हो चुका था। ये उसका खून नहीं था बल्कि उसके आसपास के लोगों का खून था जिसको वो मार रहा था। लिटरली यहाँ पे चारों तरफ पूरी तरह से खून की नदियां बह रही थी, काफी ज्यादा खून सा हो चुका था, बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग सा लग रहा था। स्टिल एट दिस मोमेंट जो बंदा अपने पाव के ऊपर खड़ा रहेगा वही जिंदा रह सकता था। जो गुलाव
होता उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसे अपने एक प्रीशियस लाइफ स्क्रोल का इस्तेमाल करना पड़ा था, वो भी बिना किसी रीजन के। वैसे बिना किसी रीजन के नहीं, अगर वो अभी उसको इस्तेमाल नहीं करता तो वो डेफिनेटली मारा जाता। बट स्टिल जो गुला होता है वो सडनली चिल्लाता है, डीप ब्लू ग्लेशियर, मुझे ताकत दो, डार्कनेस ऑफ स्टील की। इसी के साथ हम लोग को एक बहुत बड़ी सी वाटर ब्लू कलर की लाइट स्क्रीन देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशंस बाहर आती है। उसी लाइट ब्लू कलर की स्क्रीन के अंदर से एक ब्लू कलर का जाइंट बर्ड बाहर आता है जो कि उन 3 स्केलेटन्स की तरफ आगे बढ़ जाता है। इसके साथ वो जो बर्ड होता है वो उन 3 स्केलेटन से टकरा जाता है। चाओ चैन उन 3 स्केलेटन्स को देखता रहता है। इसके साथ हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो 3 स्केलेटन्स थे उन्होंने जैसे तैसे करके उस बर्ड को खत्म कर दिया था। इसी के साथ वो पूरी तरीके से फ्रीज हो चुके थे, क्योंकि अभी वो 3 स्केलेटन फ्रीज हो चुके थे। तो इसलिए जो गुला होता है वो चाओ चैन की तरफ देखता है एंड एक कोल्ड स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें कौन बचाएगा। इसी के साथ वो एक और स्क्रोल बाहर निकालता है, इसके अंदर से येलो कलर की लाइट निकलती है एंड एक बहुत बड़ा सा ह्यूज सा येलो कलर का लिजार्ड बाहर निकलता है, लगभग 8 से 9 मीटर लंबा चौड़ा था। वो जाओ चैन की तरफ काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लग जाता है। वही जाओ चैन यहाँ से भागने की कोशिश करता है, वो समझ चुका था कि वो काफी ज्यादा डिसएडवांटेज सिचुएशन के अंदर आ चुका है। बट उसके बाद भी वो टेढ़ा मेढ़ा भागने के बाद भी वो जो बड़ी सी लाइट की बीम थी, जो लिजर्ड था, वो उसका पीछा कर रहा था, जैसे कि उसके अंदर भी कोई इंटेलिजेंस हो। फिर भागने के बाद भी आखिरकार वो जो चीज होती है जाओ चैन से टकरा जाती है। जैसे ये चीज जाओ चैन से टकराती है, जो जाओ चैन की पूरी बॉडी होती है वो धीरे धीरे करके जमना शुरू हो जाती है। कुछ ही टाइम के अंदर वो पत्थर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी के साथ कुछ ही टाइम के बाद जाओ लीनियर एंड बाकी सारे लोग भी जाओ चैन की तरफ पहुंच जाता है। जाओ लीनियर की पूरी बॉडी के ऊपर हल्का फुल्का पसीना आ चुका था, के कारण उसकी जो ब्यूटी थी वो पहले से भी ज्यादा अच्छी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा आ चुकी हो। वो गुलाव की तरफ देखती है, जैसे वो गुलाव की तरफ देखती है गुलाव तो इतने में पिघल जाता है पूरी तरीके से। जाओ लीनियर गुलाव से कहती है, माफ करना, मेरे कारण तुम इस जगह पे आके फंस गए, मेरे कारण तुम्हारे काफी सारे लोग भी मारे गए, जो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। इसके साथ जो गुला होता है वो अकड़ के साथ बोलता है, अरे अरे आपको इस चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस वक्त पूरी तरीके से ठीक हूँ, बट स्टिल मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। जो भी लोग मेरे मारे गए वो सारे मेरे लिए भाई से कम नहीं थे। गुलाव ये सारी चीजें जानबूझ के बोल रहा था ताकि वो काफी ज्यादा हम्बल नजर आए। एक तरीके से वो अपने आप को काफी ज्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा था एंड जाओ लीनियर के साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसके जो बाकी के लोग होते हैं तो लग रहा था कि गुलाव सच्ची में उन लोगों की काफी ज्यादा कदर करता है, वो उन लोगों को उनके भाइयों की तरह देखता है। इसकी वजह से वो जो एक्सपर्ट्स है उनके नजर के अंदर गुलाव के लिए रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ चुकी थी। जो जाओ लीनियर होती है वो गुलाव की तारीफ करते हुए कहती है, हमारे जो मेथड्स है वो सही में एक अलग ही लेवल के ऊपर है, तुम्हारी स्क्रोल सही में काफी ज्यादा पावरफुल है, हमने उन स्केलेटन्स को जमा दिया, जाओ चैन को एक स्टोन स्टैचू के अंदर कन्वर्ट कर दिया। लेकिन तभी हम लोग को एक आवाज आती है जो कि पत्थर की टूटने की थी। जाओ चैन का स्टोन स्टैचू था, उसके ऊपर जो पत्थर की लेयर थी धीरे धीरे करके टूट रही थी, क्रैक्स आ रहे थे। 60 सेकंड के अंदर वो एकदम से बर्स्ट आउट कर जाती है। इसी के साथ हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो जाओ चैन होता है उसकी पूरी की पूरी स्टोन बॉडी के अंदर से एक काफी ज्यादा ब्राइट येलो कलर की लाइट निकल रही थी, धीरे धीरे करके उस पूरे के पूरे स्टोन को तोड़ देता है एंड उसके अंदर से निकलने वाला जो ऑरा था वो काफी ज्यादा पावरफुल था। जाओ चैन था वो की ट्रेनिंग डायग्राम का इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि उसे एशियन स्टोन मैनोलिथ से मिला था, काफी ज्यादा मिस्टीरियस था। के बाद जाओ चैन की जो बॉडी होती है वो हवा में उठने लग जाती है एंड तुरंत वो एक बहुत बड़े से एशियन ट्री के टॉप के ऊपर चले जाता है। जो जाओ लीनियर एंड गुला होता है वो दोनों के दोनों जाओ चैन के पीछे भागते हैं, साथ ही साथ बाकी के एक्सपर्ट भी जाओ चैन को घेरने के लिए उसके पीछे भागते हैं। लेकिन जो जाओ चैन था वो इस वक्त किसी बंदरों की तरफ पेड़ों से लटक लटक के यहाँ से दूर भाग रहा था। गुला होता उसे इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था जाओ चैन के ऊपर, क्योंकि इवन उसके वजह से उसे अपने काफी ज्यादा प्रीशियस स्क्रोल का इस्तेमाल करना पड़ा था। वो भी जाओ चैन के पीछे पागल कुत्तों की तरह भाग रहा था। पीछे हम लोग को वो 3 आइस स्क्रैप्चर्स देखने के लिए मिलता है जो कि वो 3 स्केलेटन थे जो कि पूरी तरीके से जम चुके थे, लेकिन वो इस वक्त मरे नहीं थे। फाइनली वो अपने आसपास की आइस को तोड़ के बाहर आ चुके थे। जैसे वो बाहर निकलता है वो अपने आगे 3 लोगों को निकलते ही पूरी तरीके से मार देता है। देख के इवन काफी सारे सर्वेंट थोड़े से डर भी जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाते, वो जो 3 स्केलेटन होता है वो बिना किसी को कुछ नुकसान पहुंचाए वो डायरेक्टली जाओ चैन के पीछे भाग जाता है। इस तरीके से जाओ चैन बंदरों की तरह भाग रहा था, उसी तरीके से ये लोग भी जाओ चैन का पीछे कर रहे थे। जो जाओ चैन होता है वो थोड़ा सा अंदर निकल जाता है एंड वो एक पेड़ के पीछे छुपा रहता है। ऑलरेडी अंधेरा हो चुका था। जो जाओ चैन था उसने अपनी सांस को रोक के रखा था। जो गुलाव जाओ लीनियर थी ये दोनों के दोनों उसका पीछे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लोग डेफिनेटली इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाना चाहते थे क्योंकि वो लोग जानते थे कि जाओ चैन इस वक्त काफी ज्यादा इंजर्ड है, अगर वो इस वक्त जाओ चैन को नहीं मार पाए तो वो कभी नहीं मार पाएंगे। तभी सडनली उन लोगों को कुछ आवाज सुनाई देती है कि टीम के एक एक करके जितने भी मेंबर्स थे वो धीरे धीरे करके अनकॉन्शियस हो रहे थे, यानी कि बेहोश हो रहे थे। चारों तरफ हम लोगों को एक पर्पल कलर की धुंध देखने के लिए मिलती है जो कि काफी ज्यादा तेजी से फैल रही थी। उनको समझ जाता है कि ये पॉइजनस फॉग है एंड जैसे ही इन लोगों को पता चलता है कि ये पॉइजनस फॉग है वो जाओ चैन को और पीछे नहीं करते। वो तुरंत जो जाओ लीनियर होती है वो गुलाव को लेके एंड गुलाव अपने बचे हुए जो मरे हुए लोग थे यानी कि अनकॉन्शियस लोग, उन लोगों को उठा के तुरंत इस स्वैम्प से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। जब तक वो लोग बाहर निकल पाते उन लोगों के बस 5 ही लोग जिंदा बच गए थे, लेकिन जो सही सलामत थे। गुलाव देखता है कि उसके बस 5 ही लोग बचे हुए हैं। वो तुरंत जाओ लीनियर की तरफ देखता है एंड कहता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं अपने लोगों को वहां से बचाना चाहता हूँ, मेरे पास एक तरीका है जिसके थ्रू मैं उनको पूरी तरीके से रिकवर कर सकता हूँ। सच्ची बोलो तो इस गुलाव
गुलाव को अपने लोगों की कोई भी फिक्र नहीं है, काफी ज्यादा लालची किस्म का इंसान है। और ये चीज इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी इसके पास खोने के लिए लोग नहीं बचे। एंड आगे जब वो जाओ चैन के साथ फाइट करेगा तो उसके पास बलि के बकरे नहीं बचेंगे, इसलिए वो अपने बच्चे कुछ लोगों को बचाना चाहता था। तो जाओ लिनियर होती है, उसे थोड़ा सा डर तो लग रहा था, लेकिन फिर वो कुछ नहीं कहती एंड गुलाव के साथ अंदर चली जाती है। इसी के साथ वो दोनों के दोनों मिलके काफी सारे अनकॉन्शियस लोगों को बाहर लेके आता है। जितने भी लोगों को बाहर लेके आते हैं उन सभी लोगों की जो बॉडी होती है वो नीली पड़ चुकी होती है। तुरंत जो गुलाव होता है वो अपना डिवाइन प्यूरिफिकेशन एक स्क्रोल निकालता है। इसकी जो रेडियंस होती है वो तुरंत सारे लोगों के ऊपर जाने लग जाती है। वो इनके बॉडी के अंदर से जो अनडेड पॉइजन होता है उसे बाहर निकालने लग जाती है। टाइम के बाद इन सारे लोगों के बॉडी के अंदर से जो पॉइजन था वो निकल जाता है। वही जो जाओ चैन होता है वो दूर से ये सारी चीजें देख रहा होता है। जाओ चैन ने सही में नहीं सोचा था कि गुलाव के पास इस तरीके के लाइफ सेविंग टूल्स भी होंगे। इस वक्त जाओ चैन के साथ हम लोगों को उसके वो 3 स्केलेटन भी देखने के लिए मिल सकते थे। वही जो गावलाव था वो ऑलरेडी काफी ज्यादा गुस्से में था कि जाओ चैन के कारण उसे एक और अपना काफी ज्यादा प्रीशियस स्क्रोल का इस्तेमाल करना पड़ा था। एंड इस वक्त उसके मन के अंदर जाओ चैन के लिए गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। जाओ लिनियर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। गुलाव कहता है चाहे कुछ भी हो जाए हम इस बंदे को नहीं छोड़ सकते। जाओ लिनियर कहती है लेकिन अभी हम लोग कर भी क्या सकते हैं, अगर हम वापस से अंदर गए तो वो पॉइजनस फॉग, उससे हम सब लोग मारे जाएंगे। चैन कहता है मेरे पास अभी भी एक स्क्रोल बचा है, इसका इस्तेमाल मैंने अभी तक नहीं किया। गुलाव होता है वो तुरंत अपने उस स्क्रोल को बाहर निकालता है एंड कुछ मंत्रों को पढ़ता है। इसी के साथ उसके लोग गुलाव एंड इन बाकी सब लोगों के बॉडी के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन आ जाती है जो कि डिवाइन रेडियंस की थी। जब जाओ चैन देखता है कि ये लोग वापस से उसका पीछा करना शुरू कर चुके हैं, अभी तो उनके ऊपर उस पॉइजनस फॉग का भी कोई भी असर नहीं हो रहा, तो तुरंत जाओ चैन अपने 3 स्केलेटन्स को लेकर स्वैम्प के अंदर और ज्यादा डीप एरिया के अंदर जाने लग जाता है। इसी तरीके से इन लोगों का चेस चालू रहता है। पीछे से ये लोग लगातार जाओ चैन के ऊपर और उन 3 स्केलेटन्स के ऊपर अटैक कर रहे थे ताकि वो उनके और ज्यादा करीब जा सके। जाओ चैन इन सारे अटैक से बचते बचाते हुए आगे भाग रहा होता है। तभी उन लोगों को एक बहुत जोर की चिल्लाने की आवाज सुनने के लिए मिलती है। उन सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आवाज थोड़ी सी भूतिया टाइप की थी। इसी स्वैम्प के अंदर हम लोगों को एक अनडेड क्रीचर्स देखने के लिए मिलता है, यानी कि एक ज़ॉम्बी जैसा क्रीचर जो लगभग 10 मीटर लंबा चौड़ा था एंड वो मून की तरफ देख के जोर जोर से हाउल कर रहा था। उसकी जो हाउल की आवाज थी वो इतनी ज्यादा डरावनी थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकता है। गुलाव जैसे ही इस अनडेड क्रीचर को देखता है वो कहता है अरे ये तो अनडेड एम्परर है, जल्दी भागो हमें यहाँ से निकलना होगा। इस बंदे को देख के ये लोग इतना ज्यादा डर चुके थे कि इन लोगों की पैंट गिली हो चुकी थी। इवन थॉट इन सभी लोगों के बॉडी के ऊपर जो एक डिवाइन प्रोटेक्शन की लेयर थी भी इस वक्त हट चुकी थी। तो उस चिल्लाने की फ्लक्चुएशन के कारण गुलाव होता है वो जोर से चिल्लाता है एंड कहता है जल्दी जल्दी भागो यहाँ से, जल्दी भागो। इसी के साथ उसके सारे के सारे लोग वापस से पीछे वाले डायरेक्शन के अंदर भागना शुरू कर देता है। भी लोग थे सारे के सारे अपनी जिंदगी के लिए भाग रहे थे। इवन गुलाव की फटके 1000 हो चुकी थी, लेकिन साथ ही साथ गुलाव को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। इवन था जो जाओ चैन था वो इस वक्त ठीक था एंड वो पहले से इन सब चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर था। उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो भी इन्हीं लोगों के साथ भाग रहा था। उसके वो जो 3 स्केलेटन दोस्त होते हैं वो भी उसी के साथ भाग रहे थे। गुलाव के जितने भी सबऑर्डिनेट्स थे वो एक के बाद एक स्वैम्प के अंदर गिरे जा रहे थे क्योंकि उनके ऊपर उस पॉइजनस फॉग का असर होने लग गया था। साथ ही साथ उन्हीं के पीछे जाओ चैन एंड वो 3 स्केलेटन भी भाग रहे थे क्योंकि पीछे से भागते भागते अभी इन लोगों की मार रहे थे। मतलब कुल मिला के चूहे बिल्ली वाला खेल चल रहा है। कभी जाओ लिनियर जाओ चैन के पीछे भागती है तो कभी जाओ चैन इन लोगों के पीछे भागता है। फिलहाल तो ये सभी लोग भाग रहे थे। भाई वो जो बड़ा सा ज़ॉम्बी होता है वो भी इन लोगों को काफी ज्यादा लंबे टाइम तक पीछा करता है। जैसे ये उसके एरिया से थोड़े से दूर चले जाता है वो भी इनके पीछे भागना बंद कर देता है। लेकिन जब तक ये सारी चीजें हो पाती तब तक गुलाव और जाओ लिनियर के अलावा बस 2 से 3 ही लोग बचे थे उनके ग्रुप के अंदर। जाओ चैन भी वहां पे पहुंच चुका था। जाओ चैन जब पीछे मुड़ के देखता है उस फिगर को, यानी कि उस बड़े से ज़ॉम्बी को, इस वक्त पीछे पड़े हुए उनके साथियों को खा रहा था। किसी की टांगे खा रहा था तो किसी का मुंह। ये जो दृश्य था ये देखने में काफी ज्यादा खराब था। इन लोगों के अंदर थोड़ी मोड़ी जान बची थी, उन लोगों की चिल्लाने की भी आवाजें आ सकती थी। भाई जाओ चैन गुलाव एंड ये सारे लोग वापिस से दूर भागने लग जाते हैं इस जगह से क्योंकि उनको लग रहा था कि वो जो अनडेड क्रीचर है वो कभी भी इन लोगों के पीछे आ जाएगा। जब जाओ लिनियर एंड गुलाव इन लोगों को पता चलता है कि जाओ चैन भी उन लोगों के पीछे है एंड वो 3 स्केलेटन भी अभी उसके साथ है, उन लोगों के एक्सप्रेशन अभी और ज्यादा अगली हो चुके थे क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो इन लोगों की पावर काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। सभी लोग इंजर्ड भी थे। साथ ही साथ गुलाव के साथ जितने भी लोग थे वो सारे के सारे मारे गए थे 1-2 लोगों को छोड़ के। दूसरी तरफ जो जाओ लिनियर थी वो भी भाग रही थी, उसके बॉडी के ऊपर पसीना आ रहा था, लेकिन उसके बाद भी ये दिखने में काफी ज्यादा सुंदर और सेक्सी लग रही थी। गाइस ये मेरे शब्द नहीं है, पूरी की पूरी नोवेल इस लड़की की तारीफों के पुल बांधती है। एंड पता नहीं इसके राइटर को इस फीमेल कैरेक्टर से इतना क्या अफेक्शन कि इसने इतनी सारी इसकी तारीफ लिख के रखी है। इसकी तारीफ कभी कभी पढ़ते पढ़ते तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं उस तरीके की नोवेल पढ़ रहा हूँ। ठीक है, हम लोग को देखने के लिए मिलता है जाओ चैन और वो 3 स्केलेटन। वो लोग इस वक्त बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे, ऑलरेडी अपने सामने वाले एनिमी की सिचुएशन के बारे में जान चुके थे। वो जो 3 स्केलेटन होता है वो तुरंत अपने सामने आने वाले एक पर्सन को पकड़ता है और तीनों मिलकर उसको फाड़ देता है। जाओ चैन के हाथों में भी एक लंबी स्वॉर्ड थी जिसकी मदद से वो
एक बंदे को 2 हिस्सों के अंदर काट देता है। जो जाओ चैन था एंड वो 3 स्केलेटन थे, वो इस वक्त पूरी तरीके से खून से लथपथ थे एंड वो किसी भूखे भेड़िए की तरह इन लोगों के पीछे भाग रहे थे। गुलाव और जाओ लिनियर इन लोगों के दिमाग के अंदर अभी और ज्यादा जाओ चैन को रोकने के बारे में थॉट्स नहीं चल रहे थे। इस वक्त बस इन लोगों को अपनी जान बचा के भागना था, क्योंकि वो ऑलरेडी इस हालत में नहीं थे कि वो जाओ चैन के साथ फाइट कर सके। जाओ चैन एक दरिंदा बन चुका था, अपने रास्ते में आने वाले सारे लोगों को मारते जा रहा था। बचे कुछ 2-3 लोग इसके बचे थे, वो भी एक के बाद एक मारे जा रहे थे। टाइम के बाद वो जो 3 कैलेंडर होता है वो जाओ लिनियर एंड गुलाव के सामने आके खड़े हो जाता है। दोनों की ऑलरेडी फटके हजार हो चुकी थी उस स्केलेटन को देख के। पीछे से वो जो फॉग था पॉइजनस, वो भी इन लोगों के करीब आ रहा था। उस बड़े से अनडेड क्रीचर को जिसे वो लोग पीछे छोड़ के आए थे, वो भी इस वक्त बहुत ज्यादा पीछे नहीं छूटा था, वो मे भी वापस से आ सकता था। तो हम लोग को गुलाव के साथ बस एक ही एक्सपर्ट देखने के लिए मिल सकता था जो कि इस वक्त जिंदा था। गुलाव तुरंत अपने उस एक्सपर्ट को आगे बढ़ने के लिए कहता है। वो एक्सपर्ट तुरंत अपनी एक ब्लेजिंग स्वॉर्ड निकालता है एंड उसके ऊपर एक डिम कलर की लाइट जल रही थी एंड उसके ऊपर तुरंत काफी सारी रेजिंग फ्लेम्स आ जाती है, कुछ कुछ हेवनली फ्लेम्स जैसा लग रहा था। जाओ चैन उन फ्लेम्स को देखता है तो वो उस बंदे की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने ये कैसे किया, तुमने इन फ्लेम्स को किस तरीके से जनरेट किया। बट उसके बाद भी वो जो बंदा होता है वो कुछ नहीं कहता। जाओ चैन जानता था कि ये लोग उसे कुछ भी नहीं बताने वाले। इसी के बाद जो जाओ चैन होता है वो जाओ लिनियर की तरफ देखता है एंड स्माइल करते हुए कहता है, ऐसा लगता है जैसे कि मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ। एंड इसे ये मत समझना कि मैं तुम्हें टोंट मार रहा हूँ, लेकिन तुमसे बस एक चीज पूछना चाहूंगा कि अभी तुम किस तरीके से पनिश होना चाहोगी मेरे से। इसी के साथ जाओ चैन के फेस के ऊपर एक हरामी वाली स्माइल थी। जो जाओ लिनियर होती है वो गुस्से में जाओ चैन की तरफ देखती है एंड कहती है, अभी तक ये जो जंग है ये खत्म नहीं हुई, अभी भी ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल है कि फाइनली कौन यहाँ पे लास्ट में जिंदा बचेगा। इसी के साथ जाओ लिनियर के बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा मर्डरस ऑरा बाहर आने लग जाता है। जाओ चैन होता है वो भी अपने ऑरा को रिलीज कर देता है एंड कहता है, चलो देखते हैं कौन जीतता है एंड कौन हारता है। इसी बात जो जाओ चैन होता है वो गुलाव की तरफ देखते हुए कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम इसकी मदद क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे ऊपर अपना और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता एंड तुम्हें जिंदा छोड़ के मैं अपने लिए कोई खतरा भी पैदा नहीं करना चाहता। इससे पहले कि मैं तुम्हें मारूं, मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने उन स्क्रोल्स को किस तरीके से रिलीज किया था। जाओ चैन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन गुलाव उसे बताता है वो जो स्क्रोल्स थे वो एशियन, ईस्टर्न, वेस्टर्न एन्चेंटमेंट्स थे, फ्यूज करके एक तरीके की मैजिक टेक्निक बनाई गई है, कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जाओ चैन कहता है, इसका मतलब वो जो ब्लेजिंग स्वॉर्ड थी वो भी एक तरीके की मैजिक टेक्निक ही थी। वही गुलाव हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है। फिर जाओ चैन ये सारी चीजें इसलिए पूछ रहा होता है क्योंकि इसे इस वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। जितना उसने इस जगह के बारे में सोचा था ये उससे ज्यादा मिस्टीरियस थी। डेफिनेटली काफी सारी ऐसी चीजें थी जो कि जाओ चैन एक्सपीरियंस के साथ ही सीखने वाला था। जाओ चैन पावरफुल था, लेकिन सिर्फ वो इन लोगों के टेक्निक्स के बारे में नहीं जानता था। जाओ चैन गुलाव से कहता है, तो अभी तुम खुद अपने टेक्निक्स को परफॉर्म करोगे, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए इन्हें परफॉर्म करूं। इसी के साथ वो अपनी एक लंबी सी स्वॉर्ड जाओ चैन की छाती पे रख देता है। हम लोगों को जाओ चैन के वो 3 स्केलेटन्स देखने के लिए मिल सकते थे कि इस वक्त अपने जबड़ों को हिला रहे थे। उनके जबड़ों को हिलाने के कारण कुछ हड्डियां कड़कड़ाने की आवाजें आ रही थी। साथ ही साथ इनकी जो हड्डियां थी वो भी काफी ज्यादा चमक रही थी मूनलाइट के अंदर। इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो गुलाव और जाओ लिनियर होती है, ये दोनों के दोनों समझ चुके थे इन्हें यहाँ पे जिंदा रहना है तो इन्हें जाओ चैन को मारना पड़ेगा। तुरंत जाओ चैन के ऊपर हमला कर देते अपनी स्वॉर्ड्स की मदद से। एट द सेम टाइम वो जो आखिरी बंदा बच गया था वो भी अपने स्वॉर्ड के साथ जाओ चैन के ऊपर अटैक कर देता है। वही हम लोग को वो 3 स्केलेटन भी देखने के लिए मिलता है जो कि आगे बढ़ जाता है। वो जाओ लिनियर को रोक लेता है। यहाँ पे काफी ज्यादा तेजी से वो जो ऑरा था पॉइजनस फॉग वो भी यहाँ पे फैल रहा था, के कारण ये लोग भी धीरे धीरे करके इफेक्ट होते जा रहे थे एंड वक्त के साथ ये और ज्यादा कमजोर होते जा रहे थे। अभी उन लोगों के पास कोई भी चारा नहीं बचा था आपस में फाइट करने के अलावा। जाओ चैन ऑलरेडी वो आखिरी बचे हुए बंदे को भी मार चुका था। उसके बाद जस्ट हम लोगों को जाओ लिनियर गुलाव देखने के लिए मिल सकता था। जाओ चैन होता है वो तुरंत अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड की मदद से जाओ लिनियर के ऊपर अटैक कर देता है। ये जो अटैक था ये इतना ज्यादा क्रिटिकल हिट थी कि ये जस्ट जाओ लिनियर को लगने वाली थी। तभी जाओ लिनियर जैसे तैसे करके इस अटैक से बचती है गोल घूम के, लेकिन फिर भी इस अटैक की वजह से जो उसके सर के पीछे की पिन होती है, जो उसके बाल बांधे हुए रहता है, खुल जाता है। इवन थोड़ा उसके थोड़े से बाल कट भी जाता है। जब गुलाव जाओ चैन को इस तरीके से जाओ लिनियर के ऊपर हमला करते हुए देखता है, लिटरली काफी ज्यादा शॉक होता है। मन ही मन सोचा था अगर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई जाओ लिनियर का सौदा कर लेगा जाओ चैन के साथ, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से जाओ चैन जाओ लिनियर को ट्रीट कर रहा था, इतना ज्यादा सुंदर होने के बाद भी समझ चुका था कि जाओ चैन बहुत ज्यादा सख्त लौंडा है। उसे जाओ लिनियर की खूबसूरती के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जाओ चैन जाओ लिनियर की तरफ आगे बढ़ता है, कहता है फाइनली ये सब अभी खत्म हो चुका है। जाओ चैन ये सारी चीजें कह रहा था वो उस वक्त काफी ज्यादा काम था, लेकिन जो जाओ लिनियर एंड गुलाव था जाओ चैन के अंदर एक दरिंदा देखने के लिए मिल सकता था। तभी हम लोगों को जोर से चिल्लाने की कुछ आवाजें आती है जो कि बीस्ट की थी। हम लोग को ऊपर से देखने के लिए मिलता है ये लोग जिस जंगल के अंदर फाइट कर रहे थे ऊपर से काफी सारे चमगादड़ जैसे जीव और काफी सारे अलग अलग उड़ने वाले जीव यहाँ से भागते हुए उड़ के जा रहे थे। उन्हीं के पीछे से हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं जायंट एप्स एंड ये वही जायंट एप्स है जिन्होंने जाओ चैन की मदद की थी एक बार एंड इवन उन्होंने जाओ लिनियर की हालत भी खराब कर दी थी। ये इस वक्त इन सभी लोगों को घेर के खड़े हो चुके थे। जाओ लिनियर जानती थी कि उसकी दुश्मनी है इन जायंट एप्स से क्योंकि उसने इनके एक साथी को मार दिया था, के कारण डेफिनेटली ये जो जायंट एप्स है वो जाओ लिनियर को तो इतना आसानी से छोड़ नहीं वाले। इन जायंट एप्स के बीच में उन लोगों का लीडर भी देखने के लिए मिल सकता था। इसके जो बाल थे वो कुछ कुछ रेडिश कलर के थे। जाओ लिनियर की तरफ काफी ज्यादा गुस्से में देख रहा था। उस वक्त तक जाओ लिनियर एंड जो गुलाव था वो समझ चुके थे उन लोगों के अंतिम शरण आ चुके हैं, लेकिन तभी हम लोगों को अचानक से सिनेरियो चेंज होते हुए देखने के लिए मिलता है। दूर से एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक आता है, कुछ कुछ व्हाइट कलर की बीम स्लैश जैसा था। इन सारे
के सारे जायंट एप्स को जाके लगता है कुछ टाइम के लिए सारे के सारे जो जायंट एप्स होता है वो बेहोश हो जाते हैं। बस इन लोगों का जो लीडर होता है वही रहता है, वो भी अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा था, इस वक्त टाइम के लिए पैरालाइज स्टेट के अंदर आ गया था। तभी हम लोगों को पीछे से वो यूनिकॉर्न देखने के लिए मिलता है, इसने एक बार जाओ चैन की भी मदद की थी। फिलहाल ये जो यूनिकॉर्न है ये जाओ लीनियर के साथ है। गाइस इस यूनिकॉर्न ने जाओ लीनियर को इसलिए चूज किया क्योंकि जाओ लीनियर काफी ज्यादा खूबसूरत है, साथ ही साथ वो वर्जिन भी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये राइटर ने लिखा हुआ है लिटरली इस चीज के अंदर। इनफैक्ट आप ये चीज काफी तरीके से जानते हो कि ये जो यूनिकॉर्न था सबसे पहले जाओ चैन को मिला था। डॉट ये जो यूनिकॉर्न था ये भी नहीं चाहता था कि जाओ चैन और जाओ लीनियर के बीच में फाइट हो, इसलिए ये बस जाओ लीनियर को यहाँ से लेके भाग जाता है। चीज देख के जाओ चैन भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, तभी उसे कुछ फील होता है। वो देखता है जो गुलाव है उसने एक स्क्रोल बाहर निकाल लिया, इसकी मदद से वो हवा के अंदर उड़ रहा था। जाओ चैन होता है वो तुरंत गुलाव का पीछे करता है। गुलाव जाओ चैन की तरफ देखते हुए कहता है जोर जोर से हंसते हुए, मुझे हमेशा से लगता था कि जो मेरा स्क्रोल है ये पूरी तरीके से बेकार है, मुझे नहीं पता था कि आज ये मेरी इस तरीके से मदद करेगा, आज ये मेरी जान बचाने के लिए मुझे इस तरीके से काम आएगा। इसी के साथ वो दूर भागने लग जाता है हवा में उड़ते उड़ते। वही जो जाओ चैन होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, वो कहता है तुमसे किसने कहा कि तुम यहाँ से आज भाग पाओगे। इसी के साथ वो गुलाव का पीछे करने लग जाता है। चैन तुरंत बड़े से पेड़ों के ऊपर चढ़ जाता है। इसी के बाद वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर कूद रहा था बंदरों की तरह, उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी। वो धीरे धीरे करके गुलाव के काफी ज्यादा करीब आते जा रहा था। देख के गुलाव काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, जिसके बाद वो और ज्यादा ऊंचाई के अंदर उड़ने की कोशिश करता है। उसी के पीछे करते करते जो जाओ चैन था वो और ज्यादा ऊंचे पेड़ों के ऊपर कूद कूद के उसके करीब जा रहा था। फाइनली जो जाओ चैन था वो इस पूरे के पूरे रीजन के सबसे ज्यादा टॉलेस्ट एशियन ट्री के ऊपर पहुंच चुका था। इस जगह से गुलाव एंड इसके बीच में ज्यादा कुछ गैप नहीं बचा था। जो जाओ चैन होता है वो अपनी एक स्पॉट टेक्निक का परफॉर्म करता है। इसी के साथ ये जो पहली स्पॉट होती है उसे वो जैसे तैसे करके डॉच कर लेता है, लेकिन ये जो स्पॉट होती है वो उसके हाथों के अंदर घुस जाती है। चारों तरफ हम लोगों को खून बिखरता हुआ देखने के लिए मिल सकता था आसमान के अंदर, लेकिन तभी एक और स्पॉट जाती है जो कि डायरेक्टली उसके छाती में घुस जाती है। तो भले जो गुलाव था वो अपने उस स्क्रोल के ऊपर आसमान के अंदर हैरी पॉटर के तरह इधर से उधर उड़ रहा था, वो काफी बुरी तरीके से घायल हो चुका था, वो लगभग मरने की हालत में पहुंच चुका था। तो जाओ चैन होता है वो गुलाव को और ज्यादा पीछे नहीं करता, वो समझ चुका था ये वैसे भी मारा जाएगा, वो लगभग मरने के स्टेट में भी पहुंच चुका था। फाइनली वो गुलाव को मार चुका था एंड जाओ चैन का गुस्सा भी थोड़ा सा शांत हो चुका था। वही जो जाओ चैन के 3 स्केलेटन्स थे यानी कि क्यूंग गोंग, यांग लाओ और लुनहाई, तीनों स्केलेटन्स के नाम है, वो भी जाओ चैन के साइड में उस ट्री के टॉप के ऊपर पहुंच चुके थे। मून लाइट के अंदर इन लोगों की भी जो बॉडी थी वो काफी ज्यादा चमक रही थी। के बाद जो जाओ चैन होता है वो क्रॉस लेग करके उसी ट्री के टॉप के ऊपर बैठ जाता है, अपने वुंड्स को हील करने लग जाता है कुछ मिस्टीरियस टेक्निक की मदद से। जब वो 3 स्केलेटन जाओ चैन को इस तरीके से कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं तो वो लोग भी कुछ कुछ करने लग जाता है। जो भी क्रिस्टल जाओ चैन ने उन्हें दिए थे वो उन्हीं क्रिस्टल्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ हम लोगों को फाइनली सुबह होते हुए देखने के लिए मिलती है। जाओ चैन के अगल बगल हम लोगों को काफी सारे छोटे मोटे चिड़ियाएं देखने के लिए मिल सकती थी, उसके आसपास बैठी हुई थी। जाओ चैन था वो ऑलरेडी सो चुका था। जैसे ही वो उठता है वो देखता है ये सारी की सारी चिड़िया उसके आसपास बैठी हुई है। ऐसा लग रहा था कि जो जाओ चैन है वो इसी जंगल का हिस्सा है, क्योंकि वो काफी ज्यादा लंबे टाइम से इस जंगल के अंदर था, तो डेफिनेटली नेचर के साथ काफी ज्यादा करीबी बॉन्ड बना चुका था। उसके बाद जो जाओ चैन होता है वो पास वाली रिवर स्ट्रीम के पास जाता है एंड अपने खून के धब्बों को पूरी तरीके से धोता है, कि वो ऑलरेडी पहले से पूरी तरीके से खून से रंगा हुआ था। पहले नहा लेता है, उसके बाद वो वापस से उसी प्रीवियस जगह के ऊपर जाता है, यानी कि उसी स्वैम्प के अंदर, जहाँ पे सबसे पहले जाओ चैन को वो 3 स्केलेटन्स मिले थे। उसी जगह से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए जो जाओ चैन और 3 स्केलेटन होते हैं वो रुकते नहीं है, वो एक कोस्ट के पास पहुंच जाते हैं, यानी कि समुद्र के किनारे के ऊपर। जाओ चैन था वो डेफिनेटली जाओ लीनियर एंड गुलाव का पीछा करना चाहता था। जाओ चैन को अभी भी श्योर नहीं था कि जो गुलाव है वो मरा है या नहीं मरा। जाओ लीनियर को वो जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, बट इस वक्त वो पूरी तरीके से अपनी पीक कंडीशन के अंदर नहीं था, इसलिए वो सबसे पहले अपने आप को पूरी तरीके से हील करना चाहता था। इस वक्त जो जाओ चैन था वो समुद्र के तट के ऊपर था। जाओ चैन समुद्र के पानी के अंदर से कुछ नमक सेपरेट करता है, तभी उसे एक ह्यूमन फिगर नजर आता है समुद्र के अंदर, जो कि उसकी तरफ काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो लाइटनिंग की स्पीड से पानी के अंदर ट्रेवल कर रहा हो। उसके पीछे हम लोगों को काफी ज्यादा बड़ी वेव देखने के लिए मिल सकती थी। बंदा था ये कुछ एक मॉन्क जैसा लग रहा था। वो जो मॉन्क था वो भी जाओ चैन को देख लेता है। जाओ चैन को उसकी उस टेक्निक को देख के कुछ बौद्ध धर्मा के बारे में याद आ रहा था। कहता है ये तो कुछ लाइट वेट टेक्निक बौद्ध धर्मा जैसी है, एक सुप्रीम टेक्निक थी जो कि ऑलरेडी ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर लॉस्ट हो चुकी है। भरोसा नहीं हो रहा था कि ये टेक्निक उसे यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तुरंत जो जाओ चैन होता है वो फाइटिंग स्टैंस के अंदर आ जाता है। ये सामने वाले बंदा उसी की तरफ काफी तेजी से आ रहा था एंड उसे पता नहीं था कि वो बंदा किस इंटेंशन से उसके करीब आ रहा है। वो जो मॉन्क होता है वो फाइनली जाओ चैन के करीब पहुंच चुका था, जिसके बाद वो थोड़ा सा जाओ चैन से दूर जाके खड़ा हो जाता है। जब वो जाओ चैन को देखता है वो भी थोड़ा सा सरप्राइज रहता है कि जाओ चैन को उस मॉन्क के अंदर से कोई भी मर्डरस इंटेंट या फिर कोई भी बुरा हो रहा फील नहीं हो रहा था, इसलिए वो भी अपने नॉर्मल पोजीशन के अंदर आता है। मॉन्क जाओ चैन से पूछता है तुम इस बिजार आइलैंड के ऊपर क्या कर रहे हो। इसके बाद वो जो मॉन्क होता है वो जाओ चैन से कहता है कि उसका नाम ही जैन है। दिखने में भले ये एक मॉन्क जैसा लग रहा था, इसकी हरकतें थोड़ी सी अलग थी, यानी कि ये काफी ज्यादा ऑर्डिनरी पर्सन जैसी बातें कर रहा था। इसकी
बातें ऐसी लग रही थी जैसे कि उसके अंदर कोई भी घमंड ना हो। ऐसा लग रहा था कि ये कोई सीनियर मॉन्क है जो कि ऑलरेडी एनलाइटमेंट को प्राप्त कर चुका है। उसके बाद जाओ चैन एंड ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ काफी लंबे टाइम तक बातें करते हैं। उनके सामने हम लोगों को कोकोनट ट्री भी देखने के लिए मिल सकता था। वही वो जो 3 स्केलेटन होता है उन्हें थोड़ा सा अजीब लग रहा था, इसलिए वो लोग बस पेड़ों के पीछे छुप छुप के इन लोगों को देख रहे थे। शैडो के अंदर धीरे धीरे करके जाओ चैन का पीछे कर रहे थे। जो जाओ चैन होता है वो उस मॉन्क से पूछता है, मिस्टर यीज़ान क्या इस आइलैंड के ऊपर कोई चीज है? जाओ चैन के दिमाग के अंदर डेफिनेटली काफी सारे क्वेश्चन थे इस आइलैंड के बारे में, क्योंकि इस जगह पे वो नया था एंड इस जगह के ऊपर जब से वो आया था उसे कोई भी इंसान नहीं मिला था गुलाव के अलावा। उसे मारना चाहता था। उसके बाद जो यीज़ान होता है वो जाओ चैन को कहता है कि इस आइलैंड का नाम ड्रैगन आइलैंड है। ये जो आइलैंड है ये काफी लंबे टाइम से इसी तरीके से सुनसान एंड बैरन पड़ा हुआ है, जहाँ पे कोई भी नहीं आता जाता आइलैंड है। इसे काफी पहले हेवनली मोनोलिथ के द्वारा पूरी तरीके से सब्सिड्यू कर दिया गया था, यानी कि इस आइलैंड को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था एक तरीके से। इसके अंदर जितने भी ड्रैगन रेस के क्रीचर्स थे सब ऑलरेडी इतना पावरफुल थे कि वो इवन डिटीज के साथ भी फाइट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि उनकी फाइट हेवनली मोनोलिथ के साथ हुई थी, ये चीज है क्या वो तो मुझे भी नहीं पता। इसके कारण इन लोगों की जितने भी पावर्स है वो सारी पूरी तरीके से छीन ली गई थी। इन्हें हमेशा हमेशा के लिए इसी आइलैंड के ऊपर ट्रैप करके रख दिया गया था। इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीजें हुई क्यों थी। पूछता है लेकिन ये सब चीजें क्यों हुई? रीजन होता है वो जाओ चैन को थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर एक्सप्लेन करते हुए कहता है समझ चुका था कि जाओ चैन को पास्ट इवेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। कहता है इस चीज के बारे में किसी को भी पूरी तरीके से नहीं पता, लेकिन जब ड्रैगन रेस को पूरी तरीके से सब्सिड्यू कर लिया गया उसके बाद सीरुयानशी, यूचैनशी, एम्परर फ्यूसी, जितने भी बाकी के रेस्ट एंसेस्ट्रल गॉड थे वो सारे के सारे गायब हो गए एक के बाद एक। इवन जो पावरफुल फिगर थे जैसे कि लाओजी, युआनशी, टोंग टाइंग, ग्वातम्मा एंड जितने भी लोग थे वो सारे भी धीरे धीरे करके डिसअपियर हो गए। सारे के सारे डिटीज लेवल के वॉरियर्स वो इस तरीके से क्यों गायब हुए इस चीज के बारे में तो लिटरली किसी को भी नहीं पता। इस चीज के बारे में इवन जब जाओ चैन सोचता था उसे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था, इतने सारे इतने ज्यादा पावरफुल लोग वो इस तरीके से कैसे गायब हो गए? इसका मतलब क्या इस वर्ल्ड के अंदर कुछ भी गॉड नहीं बचा है? जिन कहता है नहीं ये स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत होगी क्या ना, कि जो वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल है ये काफी ज्यादा बड़ा है एंड काफी ज्यादा वास्ट है। काफी सारी जगहों पे काफी सारे ट्रेसेस मिले हैं, भले ही जो एंसेस्ट्रल गॉड्स है वो अभी भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो पावरफुल वॉरियर्स थे लाओजी, गौतम्मा, उन लोगों की जो एक्सोटिक ट्राइब्स थी वो अभी भी उन लोगों के कुछ लेजेंड्स को यहाँ पे पसरा रही है, कि जो उसकी जनरेशन थी आगे की उसके अंदर उनके इनहेरिटेंस अभी भी आगे बढ़ रहे हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन दिए जा रहे हैं। उसके अलावा बाकी की चीजें तो तुम्हें इस जगह को घूमने के बाद ही पता चलेगी जब तुम इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करोगे। जाओ चैन जब इन एक्सोटिक ट्राइब्स एंड वर्नेबल गॉड्स के बारे में सुनता है उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। उसके बाद जो यीज़ान होता है वो जाओ चैन को कहता है फ्यूचर के अंदर शायद से तुम्हें इतने ज्यादा जायंट लोग देखने के लिए मिल सकते हैं जो कि लगभग 20 मीटर लंबे चौड़े हैं एंड वो जो पावरफुल एंटिटीज है लोगों की जो लाइफ स्पैन है वो लगभग थाउजेंड्स ऑफ ईयर की लंबी चौड़ी है। उन लोगों के पीठ के ऊपर उनके पंख भी है, वो उन्हीं पंखों के साथ जन्म हुए थे। उसके बाद जो जाओ चैन होता है वो लेजेंडरी बौद्ध धर्म डोंगो क्वांगवी एंड लैंग पैंग योन के बारे में पूछता है। ये सारे भी कुछ लेजेंडरी एग्जिस्टेंस है या फिर कुछ गॉड लाइक क्रिएचर्स है, जिसका आंसर देते हुए यीज़ान कहता है ये सारे के सारे जो आउटस्टैंडिंग फिगर्स है ये ऑलरेडी लाइफ एंड डेथ के बाउंड्रीज को पार कर चुके हैं, उन्होंने ऑलरेडी बहुत पहले गॉड का दर्जा दिया जा चुका है। बाद जो जाओ चैन होता है वो यीज़ान से कहता है मास्टर यीज़ान क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, क्या आपका कुछ काम है इस ड्रैगन आइलैंड के ऊपर? यीज़ान हंसते हुए कहता है सबसे पहले तो तुम मुझे मास्टर मत बोलो, तुम मुझे डायरेक्टली यीज़ान कह सकते हो। मैं यहाँ पे आया हूँ अपने लक को ट्राई करने के लिए, मैं इस जगह पे आके एंसेस्ट्रल ड्रैगन को ढूंढ सकूँ या ना ढूंढ सकूँ। जाओ चैन एंसेस्ट्रल ड्रैगन के बारे में सुनता है तो वो थोड़ा सा शॉक होता है, कहता है क्या तुम उन्हीं ड्रैगन को रिफेयर कर रहे हो जिन्हें ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर बस एक इमेजिनरी एग्जिस्टेंस कहा जाता है या फिर बस लेजेंड्स के अंदर देखा जाता है? यीज़ान कहता है कि वो जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन है उन्हें लेजेंडरी डिवाइन ड्रैगन कहा जाता है इवन ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर भी। सिंस एशियन टाइम जितने भी इंपीरियल हाउस होल्ड है वो सारे के सारे अपने आप को डिसेंडेंट्स मानते हैं डिवाइन ड्रैगन्स के, लेकिन जो डिवाइन ड्रैगन्स है उन्होंने कभी भी अपना अपीयरेंस नहीं दिया रियल वर्ल्ड के अंदर। लाइक जितने भी ट्रैनिकल ड्रैगन्स है जैसे कि विंग ड्रैगन, थंडर ड्रैगन, ये सारे के सारे अभी भी वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करते थे, अभी भी नहीं मतलब पुराने टाइम में एग्जिस्ट करते थे एंड अभी काफी सारी जो उनकी लेटर जनरेशन है बिलीव करती है कि उनके फिक्शनल एग्जिस्टेंस बस एग्जिस्टेंस ही थे। के बाद यीज़ान कहता है लेकिन ये जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन है ये सही में एग्जिस्ट करता है एंड कहा जाता है कि इसका बस एक ही एग्जिस्टेंस रहता है एक पूरे के पूरे सिंगल एरा के अंदर। एरा के अंदर कभी भी 2 एंसेस्ट्रल ड्रैगन नहीं देखे गए एंड जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन होता है उन्हें किंग्स अमॉन ड्रैगन भी कहा जाता है, यानी कि सारे ड्रैगन्स का किंग। अल्टॉट ये जो ड्रैगन है ये कभी भी बर्थ ले सकता है, यानी कि ये ट्रैनिकल ड्रैगन या फिर सैबर ड्रैगन के थ्रू भी बर्थ ले सकता है, यानी कि जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन है ये आप एक तरीके की रैंक समझ लो जो कि नॉर्मल ड्रैगन से ही थोड़ा सा पावरफुल होते होते बनता है। भी ये उनका लास्ट स्टेज होगा, जैसे कि स्वॉलो स्टार के अंदर एक ही सेक्टर 20 बचता है, उसी तरीके से शायद से इन ड्रैगन्स के अंदर ये सारे के सारे ड्रैगन जब एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं तो लास्ट में एक ड्रैगन बचता है, एंसेस्ट्रल ड्रैगन कहा जाता है। एक एरा के अंदर एक ही ड्रैगन होता है। डेफिनेटली एंसेस्ट्रल ड्रैगन को एंसेस्ट्रल ड्रैगन बनने से पहले काफी सारे ड्रैगन के साथ फाइट करनी पड़ती है, इनका भी स्ट्रगल काफी ज्यादा लंबा चौड़ा होता है। इसके बाद यीज़ान जाओ चैन को कहता है कि एक भविष्यवाणी की गई है जो कि काफी सारे पंडितों के द्वारा की गई है जो कि अलग अलग क्लैन से थे, उन लोगों
लोगों ने कहा था कि ड्रैगन आइलैंड के अंदर फाइनली एंसेस्टर ड्रैगन का जन्म होने वाला है एंड इसी के साथ ड्रैगन आइलैंड की जो सील्ड है वो भी पूरी तरीके से टूटने वाली है। अगर वो सील ब्रेक हो गई एंड एशियन ड्रैगन रेस को सप्रेस नहीं किया गया तो वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि इवन वो गॉड्स को भी कन्फ्रंट कर सकता है। जो एंसेस्टर ड्रैगन है वो तो इवन उनसे भी ज्यादा पावरफुल है। इन सब चीजों का मतलब जाओ चैन समझ चुका था, यानी कि जो वांग जी फैंग वुलाओ थे वो इस आइलैंड के ऊपर इसलिए आए थे कि वो एंसेस्टर ड्रैगन को सबसे पहले उसके जो इन्फेंसी पीरियड है कि जब वो छोटा सा है बॉर्न हुआ है जस्ट उसी पीरियड में उसे मार दे। उसी पीरियड में अगर वो उसे मार देते हैं या फिर उसे अपने कब्जे में कर लेते हैं तो डेफिनेटली इसके थ्रू उन्हें काफी सारे फायदे मिल सकते हैं, उनका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। वैसी बात थी जैसे कि जो लू फैंग था सेक्टर बीस्ट को उनके फर्स्ट फेज के अंदर मारने के लिए गया था जब वो कमजोर थे, जब वो पूरी तरीके से पावरफुल नहीं बने थे। उसी पीरियड के अंदर लू फैंग ने काफी सारे सेक्टर बीस्ट को मार दिया था। लास्ट में बचे हुए जो सेक्टर बीस्ट थे उन्होंने एक दूसरे को खा के फाइनली एक लास्ट सेक्टर बीस्ट बचा था, उसको भी लू फैंग ने मार दिया था। एंड फिर एक सेक्टर बीस्ट वो था जो कि लू फैंग का सोल स्लेव था, वो था मोरूशा। गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस नोवेल के अंदर दूसरे नोवेल को क्यों घुसेड़ रहा हूँ, बट मुझे माफ करना। फिर मिला के ये जो एंसेस्टर ड्रैगन था जस्ट बॉर्न हुआ था एंड ये अपने इन्फेंट पीरियड के अंदर था। इस वक्त किसी ने इसे रोक लिया, डेफिनेटली उस बंदे का जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा अलग लेवल का हो सकता है। जो झाओ चैन होता है वो कहता है अगर ऐसी बात है जो गॉड्स है वो इस एंसेस्टर ड्रैगन को डिवोर करने के लिए क्यों नहीं आते इस पीरियड के अंदर, तो वो उसे आराम से रोक भी सकता है। जैन कहता है जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला कि जो गॉड्स है वो ऑलरेडी गायब हो चुके हैं। कहा जाता है कि गॉड्स की भी पावर कुछ किसी तरीके से सील हो चुकी है, वो भी इन सब चीजों में कोई उंगली नहीं कर सकते। इसी के बाद झाओ चैन उस बंदे को ये भी पूछता है पानी के ऊपर इस तरीके से कैसे ट्रेवल कर रहा था। जैन उसे बताता है कि वो किसी तरीके की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था एंड उसके साथ और भी उसके दोस्त थे, वो उन सभी लोगों से आगे चल रहा था, इसलिए वो सबसे पहले इस जगह के ऊपर पहुंच गया। साथ झाओ चैन को और भी कुछ ह्यूमन फिगर्स देखने के लिए मिलता है, कोई पानी में से आ रहा था तो कोई उड़ के आ रहा था। झाओ चैन जो लोग उड़ के आ रहे थे उनको देख के और ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। जैन कहता है झाओ चैन को एक्चुअल में वो जो उड़ने वाला बंदा है वो एक डिवाइन स्पेल मास्टर है, वो वेस्टर्न क्लैन से बिलोंग करता है। लोग वर्नेबल गॉड्स की पावर को समन करते हैं जिनकी वो लोग पूजा करते हैं। वो जो ह्यूमन फिगर से वो थोड़े से शॉक होता है कि जो यीज़ान था वो एक फिगर के साथ खड़ा था, दिखने में काफी ज्यादा सुंदर था। यानी कि झाओ चैन सामने जितने भी नए लोग आए थे उनके बीच में काफी ज्यादा सुंदर लड़की भी देखने के लिए मिल सकती थी, क्योंकि सही में काफी ज्यादा सुंदर थी। तो इसकी भी सुंदरता के काफी ज्यादा पुल बांधे गए। झाओ लिनियर से कितने ज्यादा सुंदर है ये तो हमें फ्यूचर के अंदर ही पता चलेगा। दूर से जो यीज़ान होता है वो एक के बाद एक कुछ और फिगर्स को इंट्रोड्यूस कराता है, जैसे कि यांग क्विंग चैन। ये जो सुंदर लड़की थी ये थी डिसाइपल अनडाइंग डेमन किंग की। ऐसे तो ये लड़की दिखने में काफी सुंदर लग रही थी, लेकिन स्टिल जो अपना सख्त लौंडा झाओ चैन होता है इस लड़की को भी थोड़ा दुश्मनी वाली नजरिए से ही देख रहा था। गुलाओ के ग्रुप में भी एक काफी सुंदर लड़की थी जिसका नाम था वैंग जी फैंग। इस लड़की को झाओ चैन ने मार दिया था। जितने भी खूबसूरत लोग झाओ चैन को मिलते हैं वो सारे के सारे उसके दुश्मनी बनते हैं। एक दुश्मन तो वो खुद अपने दुनिया से उठा के लेके आया यहाँ पे। वहाँ पे हम लोगों को एक और बंदा देखने के लिए मिल सकता था, काफी लंबा चौड़ा था, उसके वुल्फ जैसे ईयर्स थे, उसके पिछवाड़े के ऊपर एक पूंछ भी थी, जिसकी जो शक्ल थी वो कुछ एक टाइगर जैसी थी। ये देख के डेफिनेटली झाओ चैन थोड़ा सा शॉक होता है। झाओ चैन के कानों के अंदर बड़बड़ाते हुए कहता है ये चॉज है, ये एक यंग एक्सपर्ट है जो कि बारबेरियन ट्राइब से बिलोंग करता है। बारबेरियन ट्राइब ये काफी स्पेशल ट्राइब्स है एंड इस ट्राइब के अंदर जितने भी लोग बॉर्न होते हैं वो बाय बॉर्न काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। उनकी जो रॉ स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा अलग ही लेवल की होती है। एजेंट्स कहते हैं कि इन लोगों के बॉडी के अंदर कोई स्पिरिचुअल बीस्ट है जिसे सील किया गया है, लेकिन जब वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है वो अपने अंदर की उस स्पिरिचुअल बीस्ट को जगा सकता है। हम लोग को एक और बंदा देखने के लिए मिल जाता है, जैसे ही उसने इस बीच के ऊपर पाव रखा था आसपास काफी सारे झाड़ पत्तियां उग गई थी। ये जो सीन था ये लिटरली काफी ज्यादा शॉकिंग था। बाकी लोगों के लिए काफी ज्यादा नॉर्मल होगा लेकिन झाओ चैन को ये कुछ अलग ही लगता है। इसके बाद जो यीज़ान होता है वो झाओ चैन को बताता है कि ये जो बंदा है ये एक्चुअल में या लाउडे है, ये एक यंग एक्सपर्ट है जंगल ट्राइब से एंड ये अपने पावर्स के थ्रू मैनिपुलेट कर सकता है प्लांट एंड स्पिरिचुअल पावर्स को। तो ये जो बंदा था ये भी दिखने में ठीक ठाक था एंड इसका अपीयरेंस भी नॉर्मल ही था, ये कुछ इंसानों की तरह ही दिख रहा था। इसके जो कपड़े थे वो ग्रीन कलर के थे एंड इसके बॉडी के अंदर से ग्रीन कलर का ऑरा भी निकलते हुए देखने के लिए मिल सकता था। इसी के साथ कुछ फिगर्स को और इस नोवेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। फ्यूचर के अंदर इन सभी लोगों के साथ झाओ चैन की दुश्मनी होती है या दोस्ती तो हम लोगों को आगे जाके पता चलेगा। इसी के साथ मैंने लिटरली 10 चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर दिया गया है। हाउएवर इस नोवेल के जो चैप्टर्स है वो ज्यादा बड़े नहीं है, इस नोवेल के अंदर ज्यादा चैप्टर्स भी नहीं है, यानी कि 240 चैप्टर्स है। अगर मैं डेली ये 10 चैप्टर्स एक्सप्लेन करता हूँ तो पता नहीं कितने दिन चलेगी, लेकिन मैं डेली के 10 चैप्टर्स भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं खुद इस चीज की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं कितना ही ज्यादा रेगुलर हो सकता हूँ। अभी फाइनली अगर इस नोवेल को स्टार्ट किया है तो इसे खत्म करके छोड़ेंगे क्योंकि ज्यादा चैप्टर्स वैसे भी इसमें है नहीं। होप करता हूँ कि जो एक्सप्लेनेशन है आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि आपको ये जो नया डांगुआ है या फिर मांगा या फिर जो भी है ये आपको कैसा लगता है। बोलो तो मुझे इसका डांगुआ काफी ज्यादा पसंद आया। रही बात इसकी नोवेल की, इस चीज
को अभी मैं फिगर आउट कर रहा हूँ। इतने दिनों से मैंने चैप्टर इसलिए नहीं डाला था क्योंकि इस चीज को मैं खुद पर रखना चाहता था कि ये नोवेल कैसी है। इसके अभी तक मैं 50-60 चैप्टर्स पढ़ चुका हूँ। आगे जाके ये थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग तो हो जाती है। इस नोवेल के अंदर काफी सारे अलग अलग टाइप के स्पिरिचुअल बीस्ट्स के बारे में भी हम लोगों को बताया गया है। जिन लोगों को स्पिरिचुअल बीस्ट है इन सभी लोगों के बारे में जानने में ज्यादा दिलचस्पी होती है, देखने में ज्यादा मजा आता है, कोई नोवेल ज्यादा अच्छी लगेगी। स्वॉलो स्टार की चिंता मत करना, आजकल मैं जैसे ही मैं स्वॉलो स्टार का एपिसोड डालूंगा वैसे ही मैं पीछे के सारे चैप्टर्स एक साथ कवर करके डाल दूंगा। वैसे भी उसके अभी तक 3 से 4 ही चैप्टर आए होंगे और उनको एक्सप्लेन करके ज्यादा से ज्यादा 30-40 मिनट की वीडियो बनती है, तो जितना भी बनेगा मैं कर दूंगा, कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी फ्री टाइम के लिए मैंने इस नोवेल को उठा लिया है कुछ टाइम के लिए। साथ ही साथ सेकंड चैनल के ऊपर जो फाइटिंग वर्ड है उसका भी एक और सेकंड एपिसोड आने वाला है जल्दी। इसका रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, एडिटिंग करना बाकी है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो परसों नरसों तक देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा। जिन भी लोगों ने इसके पहले के स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स नहीं देखे जो कि डांगुआ में ऑलरेडी आ चुके हैं, सबसे पहले तो उनको जाके देखो। उसे देखने के लिए आप देसी मसाला एनिमे नाम का एक यूट्यूब चैनल, इसके वीडियोस पर्सनली मैं भी देखता हूँ, वहां से देख सकते हो स्टार्टिंग के 4 एपिसोड्स। के बाद आगे की नोवेल आप मेरे चैनल से कंटिन्यू कर सकते हो। तो गुड नाइट।